2024 के लोकसभा चुनाव में साल भर का वक्त बाकी रह गया है। ऐसे में एबीपी न्यूज देश का मूड समझ रहा है। इसी माहौल में राहुल गांधी को मानहानि केस में सजा मिली है और उनकी संसद सदस्यता चली गई है। राहुल को मिली सजा पर एबीपी न्यूज के लिए मैट्रिज ने सर्वे किया है। 23 से 25 मार्च के बीच किए गए इस सर्वे में 10,000 लोगों की राय ली गई है। सर्वे में मार्जिन ऑफ एरर ±3% है। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और जिस चीज का बेसब्री से इस वक्त देश इंतजार कर रहा था वो लेकर हम हाजिर हैं। मेरे साथ मेरी सहयोगी शिरीन भी इस पूरे के पूरे खास पेशकश में मौजूद रहेंगी क्योंकि वो डेटा सेंटर में मौजूद हैं। डेटा हमें बताने वाली हैं और ये देखिए शिरीन खास ग्राफिक्स के साथ, उन तैयारियों के साथ आपको डेटा सेंटर से और ग्राफिक्स बताती हुई नजर आएंगी। और यहाँ मेरे साथ देश के तमाम जाने माने चेहरे हैं जो आज देश का जो मूड है उस पर बात करेंगे। आज देश का मूड में दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। पहला तो ये कि राहुल गांधी को लेकर पूरा देश जानना चाहता है कि उनकी सदस्यता जो चली गई है वो कानूनन है कि साजिशन है, उससे कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। आज देश का मूड क्या कहता है राहुल गांधी के इस एपिसोड पर वो भी आप जानेंगे। और यूपी फैक्टर की भी बात होगी क्योंकि आज यूपी की इस सरकार को पूरे 1 साल होने वाले हैं। अगले साल इस वक्त तक लोकसभा चुनाव का भी बिगुल बज चुका होगा। तो तीसरा महत्वपूर्ण फैक्टर जो है देश का मूड का आपके सामने है। प्रचार की शुरुआत हो जाएगी ठीक इसी वक्त अगले साल। ऐसे में देश का मूड क्या है, देश के सबसे बड़े प्रदेश के वोटर्स यानी उत्तर प्रदेश के वोटर्स क्या सोच रहे हैं, इस पर आज बात करनी जरूरी है। सारे एक्सपर्ट्स, राजनीतिक मेहमान हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं और अगले कुछ घंटों तक यहीं पर बने रहने वाले हैं। हमने यूपी का डेटा दिखाने के लिए खास इंतजाम किया है। जैसा मैंने आपको बताया, डेटा सेंटर में शिरीन मेरी सहयोगी मौजूद है और कुछ इस तरह से यूपी के रीजन वाइज नंबर्स शिरीन आपको बताने वाली है। यूपी की 80 लोकसभा सीटों को हमने 4 अलग अलग रीजन में बांटा हुआ है और ये देखिए आपके सामने टैली नजर आ रही है। चारों रीजन के नंबर बारी बारी से आपके सामने रखेंगे हम। टॉप टैली में वो जुड़ते चले जाएंगे। मेरे दोनों तरफ इस वक्त जो आप देख रहे हैं वो चारों रीजन नजर आएंगे, यानी चाहे वो वेस्टर्न यूपी हो, चाहे वो पूर्वांचल हो, चाहे वो अवध का इलाका हो, चाहे वो बुंदेलखंड की टैली हो, आपको इस वक्त नजर भी आ रही होगी। लेकिन यूपी फैक्टर में जो मुद्दा आ गया इस वक्त महत्वपूर्ण, वो है राहुल गांधी का। राहुल गांधी को कोर्ट ने 2 साल की सजा दी और कल उनकी सदस्यता चली गई। ये देश की सबसे बड़ी खबर बनकर उभरी। देश इसके बारे में क्या सोचता है, देश के लोग क्या सोचते हैं, क्या सही हुआ ये या फिर गलत, ये देश के वोटर्स की राय अब से कुछ ही देर में आपके सामने होगी। देश के मूड की अब शुरुआत करेंगे, लेकिन शुरुआत राहुल गांधी एपिसोड से। उन सब विपक्षी दलों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस बात में हमारी सपोर्ट की और हम सब मिलके काम करेंगे। राहुल का ये धन्यवाद क्या 2024 चुनाव में विपक्षी एकता का सूत्रधार बनेगा? क्योंकि जो विपक्षी एकता अब तक पटरी पर नहीं चढ़ पा रही थी, वो राहुल के मुद्दे पर एकजुट नजर आ रही है। ये जो पैनिक रिएक्शन इन्होंने किया है नरेंद्र मोदी जी ने, सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा विपक्ष को। ये इन्होंने हमें हथियार पकड़ा दिया है। ये आप बात समझिए, ये मोदी जी पैनिक में आ गए कि ये 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, डर गए, घबरा गए। इन्होंने पूरा सीक्वेंस शुरू कर दिया। ये विपक्ष को सबसे बड़ा इन्होंने हथियार दिया है। अखिलेश यादव हो या ममता बनर्जी या फिर अरविंद केजरीवाल, कुछ दिन पहले तक जो नेता कांग्रेस से दूरी बना रहे थे वही अब राहुल के समर्थन में हैं। आज कांग्रेस के पार्टी के सबसे बड़े नेता की सदस्यता गई है और अगर हम इसी तरह देखेंगे, अगर ऐसे मुकदमे देखेंगे तो बीजेपी वालों की तो कईयों की सदस्यता नहीं बचेगी। जिस तरह से उनकी सदस्यता बर्खास्त की गई है वो एक कायराना हरकत है, वो एक डरी हुई सरकार की निशानी है। तो सवाल उठ रहे हैं कि अगर विपक्ष के सुर 2024 लोकसभा चुनाव तक यूं ही मिले रहे तो क्या बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेंगी या विपक्ष मोदी फैक्टर में उलझ जाएगा? राहुल गांधी को मिली सजा पर एबीपी न्यूज ने किया है त्वरित सर्वे। और ये सबसे बड़ा सर्वे है जो अब से कुछ देर में आपके सामने हम रखने वाले हैं।
बकायदा सवाल पूछे गए थे। मैं आपको ये बताने वाली हूं कि वो सवालों का तरीका क्या था, वो मेथोडोलॉजी क्या थी। बकायदा मेट्राइज के यहाँ पर जो चेहरा है वो भी मौजूद हैं, उनसे भी मैं आपका तारुफ करवाऊंगी। लेकिन इस वक्त हमारे साथ अनिला सिंह जी जुड़ चुकी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र राजपूत साहब बकायदा यहाँ स्टूडियो में हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। दोनों आप मेरे अगल बगल देख सकते हैं। हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री साहब भी हैं, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है। रामकृपाल सिंह साहब भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सतीश प्रकाश सिंह साहब हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। और जैसा मैंने बोला था, मेट्राइज के डायरेक्टर मनोज कुमार सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आपको ये बता दें कि इस पूरे के पूरे मामले में हमें सारी जानकारी देने के लिए अलग अलग रिपोर्टर्स जो हैं वो भी जुड़ेंगे। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार भाटी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वो पहला सवाल जो आज हमने देश की जनता से जानने की कोशिश की है, और फिर बता दूं, राहुल गांधी को लेकर यह सवाल हमारा था, क्योंकि राहुल गांधी की सदस्यता जाने से इस वक्त देश में सिर्फ और सिर्फ एक ही चर्चा है। तो देश का मूड क्या है, ये त्वरित सर्वे क्या बताता है, मेट्राइज की तरफ से किया गया सवाल ये पूछा गया कि राहुल को मिली सजा पर आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है। और देखिए क्या राय आती है। सदस्यता खत्म होना सही 43% लोग मानते हैं, बयान गलत लेकिन सदस्यता रहनी चाहिए 31% लोग ये अपनी राय रखते हैं। सजा से असहमत है, राजनीति हुई है कहने वाले 22% लोग हैं। और इस बारे में कुछ जानते नहीं है या वो कुछ कहना नहीं चाहते हैं, पता नहीं है कहने वाले महज 4% लोग हैं। लेकिन ये इस वक्त की बड़ी खबर कि राहुल को मिली सजा पर 43% लोग ये मानते हैं कि उनकी सदस्यता खत्म होना सही है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि 43% लोग ये मानते हैं कि सदस्यता खत्म होना सही है, बयान गलत लेकिन सदस्यता रहनी चाहिए कहने वाले 31% लोग हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, शुरुआत में आपसे करना चाहती हूं, आपकी इस पर क्या राय है। 43% लोग कहते हैं कि जानी चाहिए थी क्योंकि ये कानूनी रूप से हुआ है। 53% लोग ये कहते हैं कि नहीं जानी चाहिए थी। इस पर आप लोग क्या कहते हैं? कैसे? सच बात क्यों? 31% लोग कह रहे हैं बिल्कुल क्या नाम गलत है, और 22% कह रहे हैं बिल्कुल गलत है। अच्छा, आप अगर आप वो कर लेंगे तो सच बात ये है कि सच को देखने के अपने अपने नजरिए हैं। रूबिका जी, आप उस आईने से देखिए, हम इस चश्मे से देखते हैं। वैसे ही आपका अंदाज मुझे पसंद आया। आपने दो जो है शानदार आंकड़ों को जोड़ा और आपने कहा कि 43% भले ये कहते हो कि मेंबरशिप जाना सही है, लेकिन अगर दूसरे दो को जोड़ दिया जाए तो वो 53% हो जाता है। मनोज जी नहीं, उनका कहना सही है। जो प्रकरण हुआ है इसके बाद का जो रिएक्शन आएगा, अभी तत्कालिक लोग जो चीजों को समझते हैं उस पे अपना रिएक्शन देखते हैं। और ये 23 से लेकर हम 25 तारीख तक ये 2 दिनों का हम लोगों ने लिया है। और इस पर पब्लिक का ये जो कांग्रेस ने कहा कि हमें जो सजा सुनाई गई है ये गलत सुनाई गई है, सरनेम से इतनी बड़ी सजा नहीं देनी चाहिए। लेकिन जब आगे आप जाएंगे क्वेश्चनायर पे तो आपको क्लियर होगा कि लोगों ने उसको किस तरीके से देखा, और वहां पर आप आकर बहस कर सकती हैं। छोटी सी बात मैं कह रहा हूं। उत्तर प्रदेश के एक सांसद हैं रूबिका जी, उनका नाम है आर.के. सिंह पटेल। बांदा के सांसद हैं, बाहुबली, बड़े चर्चित। रामकृपाल जी भी जानते हैं, ये भी जानते हैं, भाटी साहब तो खैर जानते ही हैं, भाजपा के हैं। उनके ऊपर डकैतों को संरक्षण देने के मुकदमे हैं आज से 10 साल 12 साल से। अब कल योगी जी, उसमें 7 से 10 साल की सजा हो सकती है। जब केस फाइनल हियरिंग पे आ रहा है उस ड्यूरेशन में योगी जी ने उनके सारे मुकदमे वापस ले लिए। राहुल को सजा इस बात की हो रही है कि यहां पर एक राजनीतिक रैली में उन्होंने बयान दिया, और जिन लोगों ने डकैतों को संरक्षण दिया, जिन डकैतों ने, जो दुर्दांत डकैत थे, ददुआ जैसे डकैत थे, ठोकिया जैसे डकैत थे, उन लोगों को संरक्षण दिया। आर.के. पटेल को सब जानते हैं, या कोई बोले ना बोले अपनी जगह पर है, लेकिन उनके मुकदमे आपराधिक, राजनीतिक मुकदमे नहीं है उनके आपराधिक मुकदमे वापस लेकर के सरकार आर.के. सिंह पटेल की तो सदस्यता बचा रही है, लेकिन राहुल गांधी की पर वो कह रहे हैं कि आपके पास भी पूरा मौका था, आप इस चीज को बचा सकते थे। मैं इस पर आगे डिबेट करूंगी, लेकिन अगला सवाल एक बार सुरेंद्र जी दे देते हैं। अगला सवाल देश की जनता जानना चाहती है, क्योंकि उन्हीं से ये सवाल देश का मूड जानने के लिए किया गया कि लोकतंत्र खत्म करने वाले राहुल के बयान को देश की जनता कैसे देख रही है। क्योंकि जब वो बाहरी विदेश धरती पर पहुंचे, विदेश में उन्होंने जो कहा उसे लेकर 67% लोग ये कहते हैं कि उन्होंने
गलत किया। विदेश में ऐसा कहना गलत है। बीजेपी राजनीति कर रही है, यह कहना है 27% लोगों का, पता नहीं कहने वाले 6% लोग हैं। फिर बता दूं, राहुल के लोकतंत्र खत्म बयान पर यह राय है देश की, और देश की जनता यह कहती है कि विदेश में ऐसा कहना गलत है। अब अगला सवाल आपके पास में रखूं, उससे पहले इस पर रिएक्शन ले लेना जरूरी है। सुरेंद्र जी, अब इसमें किसको जोड़ पाएंगे? 6+ समथिंग करेंगे तो इतना तो नहीं आ पाएगा। नहीं, इसमें तो 6+ समथिंग करने की जरूरत नहीं है। हमें तो सिर्फ ये पूछना है कि सैंपल साइज कितना है, सर्वे का सैंपल साइज क्या है? 10,000 है सर। 10,000 है, जिसमें 10,000 जिसमें 6,000 पुरुष हैं और 4,000 महिलाओं का अपने आप क्लियर हो जाता है। 140 करोड़ का देश है। अरे सर, और सर्वे ऐसे ही होते हैं सुरेंद्र जी। ऐसा थोड़ी है कि 140 करोड़ की आबादी से जाकर आप सवाल पूछने लगते हैं। रूबिका जी, जैसे वो बात वही हो जाती है ना कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, और तुम झूठ को सच लिख दो या अखबार तुम्हारा है। जी, पर देश की जनता, उसी बात पर देश की जनता थोड़ी आप उस लश्कर में जोड़ देंगे, वो तो वोटर है ना। देश की जनता के पीछे कब तक छुपिएगा आप लोग? अरे अभी तो आपने तो ये 53% जो जिसको अभी आपने जोड़ा था वो लश्कर है। फिर अरे आप इतना गुस्सा क्यों हो रही है? नहीं, मुझे बताइए ना, आप ऐसा क्यों करते हैं सुरेंद्र? अरे आप इतना गुस्सा क्यों हो रही है? अरे आराम से कीजिए डिबेट। आपको मैं बता दूं, सुनिए, आपको मैं बता दूं, इस चुनाव के आपके सर्वे से न सरकार बन रही है, न सरकार बिगड़ रही है, न किसी जनता को कोई फर्क पड़ रहा है। सवाल का आपने जवाब ना, मैं जवाब ही तो दे रहा हूँ। पहले सवाल सुनिए। मैं आपको मेरा सवाल सुनिए सर। मेरा सवाल ये है, वो 53% तो आप वाले हो जाते हैं, आपको पसंद आते हैं कि ये तो हमारे वाले हैं, लेकिन जैसे ही दूसरे में विदेश में ऐसा कहना गलत 67% हो जाते हैं, तो आप कहते हैं कि सर्वे तो गलत है, सैंपल साइज हमको बता दो। आपने अगर पहले भी सर्वे, आचरण ठीक नहीं है ना आपका। अरे हम लोगों के खिलाफ तो सच्चाई है कि कहते ना कि सच्ची बात कही थी मैंने, लोगों ने सूली पे चढ़ा। आज की डेट में तो हमारा आचरण खराब होगा ही होगा। 2024 के बाद हमारा आचरण सही होगा। 2024 के बाद आचरण सही होगा। अनिला जी, सीधा चैलेंज, सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं। मेरी सबको राम राम। और अभी जब मैं सुरेंद्र जी को सुन रही थी, आपने 2 प्रश्न उनके सामने रखे, जब 2 सर्वे के आंकड़े आपने रखे, तो एक में तो बेहद खुश हो गए और बोले देखा 53% लोगों की क्या राय है। जब दूसरा वाला प्रश्न उनके सामने आया कि सर्वे में पूछा गया कि जो बयानबाजी उन्होंने करी है विदेशी धरती पे वो ठीक है कि नहीं, उसमें 67% लोगों ने कहा बिल्कुल गलत है। तो ये आपके सर्वे के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। यानी जब चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम ठीक होती है, चुनाव हारते हैं तो ईवीएम जो है वो कंप्रोमाइज्ड होती है। ये कंप्रोमाइज्ड मानसिकता है इंडियन नेशनल कंफ्यूज्ड पार्टी की। टोटली कंफ्यूजन इनके दिमाग में रहता है। राहुल गांधी जी ने पहले भी, आज मैंने भी उनकी पीसी सुनी कि मैं एक बयान देना चाह रहा था, इसलिए न्यायालय ने उनको सजा दी, 2 साल की सजा दी, उनकी सदस्यता समाप्त हो गई। यानी कि इनके एक बयान की वजह से जो जज साहब थे वो इतना ज्यादा डर गए, उन्होंने इनको सजा सुना दी। और इन्होंने यही हरकत पहले भी की हुई कि मैं अगर कुछ बोलूंगा तो भूचाल आ जाएगा, धरती हिल जाएगी। पर एक सवाल तो है ना अनिला जी, वो ये कह रहे हैं कि राहुल जी को आप कुछ समझते नहीं हैं, लेकिन आपकी पॉलिटिक्स राहुल गांधी के इर्द गिर्द ही रहती है। या तो वो कुछ है ही नहीं, या फिर वो सब कुछ है। अरे रुबिका जी, सुरेंद्र जी को राहुल जी की जगह ले आए तो हम सारे जितने भी प्रश्न करने हैं, उत्तर करने हैं, हम सुरेंद्र जी से करने लग जाएंगे। ये क्या कर रहे हैं, कहाँ क्या बोल रहे हैं, हम इनके ऊपर ध्यान देने लगेंगे। जब पूरी पार्टी में इकलौता चेहरा राहुल गांधी है तो हम बताइए किसको टारगेट करें? सुरेंद्र जी को टारगेट करें? बिल्कुल नहीं करेंगे। राजनीति कर रहे हैं और ये हमारा कर्तव्य है कि सामने जो अपोजिशन पार्टी बैठी हुई है, कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे वो अखिलेश जी का हो, चाहे वो बहन मायावती जी का हो, चाहे वो टीएमसी का हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो, जो इनका मेन चेहरा होगा हम उसी के ऊपर प्रश्न करेंगे। जो अगर वो गलत कर रहा है तो उसको उजागर भी करेंगे। पूरा कांग्रेस का मेन चेहरा है ना, लेकिन अखिलेश यादव एक बात कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि अब रीजनल पार्टियों को आगे लेकर आना चाहिए राहुल गांधी को, और उसी को लेकर मैं वो सवाल आगे रखूं। उससे पहले बस सुरेंद्र जी 1 सेकंड, वो सवाल यहाँ रख दूं मैं राहुल गांधी को लेकर, और उसके बाद बाकी मेहमानों से ओपनिंग सवाल करना जरूरी है। सवाल ये है, देश के मूड को जानने के लिए जो तीसरा सवाल किया गया वो ये कि कांग्रेस का आरोप सवालों से परेशान होकर संसद में राहुल को बोलने से रोका गया। आपको क्या लगता है? पूरी तरह से सहमत कहने वाले 19% लोग हैं, लेकिन कुछ हद तक सहमत है कहने वाले 27% लोग हैं। 49% लोग ये कहते हैं हम असहमत हैं।
पता नहीं कहने वाले 5% लोग हैं। इसमें राजपूत जी आप वो जोड़ सकते हो, ऊपर और नीचे वाला दोनों। पूरी तरह सहमत, कुछ हद तक सहमत, लेकिन पूरी तरह असहमत कहने वाले 49% लोग कांग्रेस के आरोप से असहमति जाहिर कर रहे हैं। और आरोप क्या है कि चूंकि मैं इस पूरे मसले पर अपनी बात रखना चाह रहा था, मुझे उन सवालों को रखने से रोकने के लिए उस परेशानी का मुजाहरा जो है वो बीजेपी ने किया है। अब यहां पर जो बाकी मेहमान हैं उनसे इन सवालों को लेकर जवाब ले लेना चाहिए। सुरेंद्र जी, पहले चूंकि आपने वक्त मांगा, 20 सेकंड, और फिर मेरे बाकी सारे मेहमान। 3-4 चीजें बड़ी साफ हैं रूबिका जी, नारी शक्ति को प्रणाम करते हुए। राहुल गांधी जी के खिलाफ जो मुकदमा था ना, ये 2020 में हुआ था। उसके बाद जिस आदमी ने मुकदमा किया था, पूर्णेश मोदी, उसने अपने मुकदमे का स्टे कर लिया था हाई कोर्ट से कि साहब अब इस मुकदमे को मैं आगे नहीं, बाकायदा कोर्ट में। जिस दिन राहुल गांधी 49 मिनट संसद में बोले, जैसा आपका 49% आ रहा है, 49 मिनट संसद में बोले जिस दिन राहुल गांधी, उसी दिन शाम को हाई कोर्ट से वो स्टे की एप्लीकेशन उन्होंने वापस ली, मोदी साहब ने। ये बाकायदा फैक्ट है, इसमें मैं कोई वो नहीं। और जैसे ही वो एप्लीकेशन वापस लेकर के आए, विद इन 20 डेज उस मुकदमे का फैसला भी हो गया। ये सारे जो चीजें हैं वो अपने आप में बता रहे हैं कि जब से हमने कहा कि मोदी अडानी भाई भाई हैं, तब से मोदी सरकार इतनी असहज हो गई कि अब भैया इनको सबक सिखाएंगे और हम इनको अब संसद में नहीं आने देंगे, नहीं बोलने देंगे। अब आप 49% लाओ, 59% लाओ, 69%। मैं समझ गई, आप ये कह रहे हैं साजिश हुई है। रामकृपाल जी, आपको लगता है कि इस पूरे मामले में साजिश हुई है या फिर कांग्रेस की तरफ से कॉम्प्लिसेंसी थी? जैसे पवन खेड़ा के केस में सुप्रीम कोर्ट में जाकर स्टे लगा दिया गया था, कुछ वैसा, मतलब मांग लिया गया था, कुछ वैसा ही काम जो है वो यहां पर भी किया जा सकता था, लेकिन क्यों कतराया गया ये करने से? देखिए रुपया जी, मैं तो केवल ये कह रहा हूं कि अभी अभी एक भारत ऑस्ट्रेलिया की वनडे सीरीज खत्म हुई है। सूर्य कुमार हर मैच में 0 पे आउट हो गए। अब ये कहना कि अगर सूर्य कुमार ने 10-20 रन बना लिए होते या वो रुक जाते तो हम सीरीज जीत जाते, इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब देखिए, इस देश की अदालत ने एक फैसला दिया है, और एक बात मैं कह रहा हूँ कि फैसला उस व्यक्ति के खिलाफ दिया है जो व्यक्ति कानून बनाता है। इस देश में संसद कानून बनाने का काम करती है। अगर उनकी जगह आप जज होती और एक कानून बनाने वाला अगर कानून तोड़ता है, तो जाहिर सी बात है कि मैक्सिमम पनिशमेंट उसको जरूर दिया जाएगा। एक सब्जी बेचने वाले को जो न तो कानून बनाता है न कानून का उसको ज्ञान है, उसके लिए भी नियम है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। तो कम से कम जो कानून बनाने वाले हैं, मेरा सिर्फ इतना कहना है, एकेडमिक। आप कह रहे हैं ये नजीर पेश करने की कोशिश? देखिए मैं ये कह रहा हूं कि अदालत के फैसलों से इस देश में वोट नहीं पड़ा करते हैं। लालू यादव जेल गए और आरजेडी और नीतीश कुमार मिलकर थंपिंग मेजॉरिटी से सत्ता में आ गए। लेकिन आज की तारीख में, जैसा आपने सवाल किया कि नियमतः एक निचली अदालत ने दिया है, इसके बाद आपको सेशंस में उसको अपील करनी चाहिए। वहां नहीं मिलता आगे जाए। अगर आप नहीं जाते हैं तब इसका मतलब है कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को राजनीतिक रूप से, और कोई भी पार्टी करेगी। देखिए, मैं बीजेपी भी कल को होती तो वो राजनीति कर रही है, और देखिए, अगर उसके फेवर में कोई पॉइंट जाता है तो उसको पूरा हक है कि वो उसे बुला सकती है। आज की और ये आपने भी देखा है, अक्सर हुआ है। रामकृपाल जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले राजकुमार भाटी जी, जब ये कहा जा रहा है अखिलेश यादव की तरफ से कि अब रीजनल पार्टीज को आप आगे कर लीजिए, क्या वो ये इशारा कर रहे हैं कि योर टाइम इज ओवर सर? राहुल गांधी, आपका समय गया अब? नहीं, बिल्कुल नहीं गया। राहुल गांधी हैं और कांग्रेस देश की एक बड़ी पार्टी है, लेकिन देश पर आप पूरे पर नज़र डालें तो कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनमें कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है सीधे सीधे, और काफ़ी स्टेट ऐसी हैं जिनमें बीजेपी वर्सेस क्षेत्रीय दल हैं, रीजनल पार्टी हैं। इस राजनीति को और इस देश के मूड को हमें समझना पड़ेगा। कई जगह जहां बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है, कांग्रेस को ज़्यादा फोकस उन पर करना चाहिए, और जहां रीजनल पार्टी बीजेपी को हराने में सक्षम हैं, वहां कांग्रेस को कम डिस्टर्ब करना चाहिए। ये केवल हम अपने प्रदेश के लिए नहीं कह रहे, अन्य प्रदेश भी हैं, हम उनके नाम लेने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। तो ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अगर विपक्ष परेशान है
विपक्ष को प्रताड़ित किया जा रहा है। हाँ, बोलने पर मुकदमे किए जा रहे हैं। हाँ। भाषणों पर सजा की जा रही है। अगर लोकतंत्र में भाषणों पर सजा होने लगेगी तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। नेता बोलेगा जनता के बीच में जाके, तभी तो जनता को मुद्दे पता लगेंगे। मैं आपके इस सवाल को आगे ले जाना चाहती हूँ। आखिरी वाक्य बोल दो केवल, हाँ, रूपिका 10 जी, सेकंड सर, ये बीजेपी कानूनी तौर पर इस मुकदमे को सही ठहरा ले, ये बीजेपी की, लेकिन ये बीजेपी की नैतिक हार है और राजनीतिक हार है। अच्छा, आप राजनीतिक मुद्दों से अदालत के द्वारा निपट रहे हैं, ये आपकी कमजोरी है। पर अदालत के द्वारा कैसे निपट रहे हैं, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि मामला सीधा का सीधा अवमानना वाले ब्रैकेट में आ जाएगा। मैं अब उस पर भी आगे डिस्कशन करूं, उससे पहले अगला सवाल जो राहुल गांधी के इस पूरे एपिसोड को लेकर था, क्योंकि विपक्ष ये आरोप लगा रहा है, और जैसा आप राजकुमार भाटी जी को भी सुन रहे थे, विरोधियों को परेशान करने के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल जो हो रहा है या ऐसे आरोप लग रहे हैं, उस पर आपकी राय क्या है? तो देश की जनता ने कहा हम सहमत है पूरी तरह, 20%, कुछ हद तक सहमत है 29% लोगों ने कहा पूरी तरह से असहमत है, कहने वाले 47% लोग हैं और पता नहीं कहने वाले 4% लोग हैं। फिर से सवाल सुनिए, विपक्ष का आरोप कि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, ये आप क्या मानते हैं? विपक्ष का वो आरोप सही है, पूरी तरह सहमत है कहने वाले 20% है, कुछ हद तक सहमत है कहने वाले 29% है, पूरी तरह सहमत है कहने वाले 47% है और पता नहीं कहने वाले 4% लोग हैं। विवेक जी, सॉरी माफ कीजिएगा, विनोद जी, अक्सर ऐसा होता है, अक्सर होता है सर, मैं माफी चाहती हूँ। नहीं, इनकी गलती नहीं है, वो विवेक अग्निहोत्री, विनोद जी माफी चाहती हूँ। देखिए ये सर्वे, राजा भोज कहाँ, गंगवा दिल्ली, आप भी बात करते हैं विवेक अग्निहोत्री। अरे सर, आप अपनी जेब में इतने सर्टिफिकेट काहे लेकर घूमते हैं? देखिए वो भी एक सम्मानित व्यक्ति है और मैं जो, बिल्कुल, देखिए ये जो आपका सवाल था, इस सवाल पे अलग अलग राय सबकी है, बिल्कुल, तो सर्वेक्षण के अपने आंकड़े हैं, उस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा कि दुरुपयोग हो रहा है, सिर्फ 47% लोग असहमत हैं, बाकी लोग, अब वही फिर अगर सुरेंद्र जी वाला फार्मूला लगाऊंगा तो दोनों को मिला दीजिए तो आंकड़ा ज़्यादा हो जाता है। हाँ। कि जो कुछ हद तक सहमत है, कुछ और पूरी तरह सहमत है, तो सुरेंद्र जी के हिसाब से तो वही फार्मूला हो जाएगा। लेकिन ये बात सही है कि अभी 14 विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं इस मामले को लेकर के। रायपुर अधिवेशन में अभिषेक मनु सिंघवी ने भी कहा था कि हम आपस में अलग अलग भले लड़ते रहे पॉलिटिकली, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक यूनिटी हमारे बीच में होनी चाहिए, तो गए हैं। ये भी सही है कि पिछले 4-5 साल में या कुछ सालों में आप देखिए जितने छापे और जितने वो हुए हैं, वो अधिकतम के लगभग सभी वो विपक्ष के ही नेता हैं, विपक्ष के ही नेता, बीजेपी, और बल्कि जिनके खिलाफ बीजेपी ने कभी मांग की थी कि इनके खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी की जाए, इनके खिलाफ, वो जब बीजेपी में आ गए तो उनके सारे मुकदमे जो है वापस हो गए। ये तो बिल्कुल पब्लिक डोमेन वापस हो गए, या ठंडे बस्तर चले गए, या उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है, तो ये तो पब्लिक डोमेन में है। अब कौन आदमी इसको किस रूप में ले रहा है, जिनसे सवाल पूछा गया वो किस पार्टी के समर्थक थे अंदर से, क्योंकि जब सर्वे होता है तो उसमें हर तरह के लोग होते हैं, तो इसलिए सर्वे पर मैं सवाल नहीं उठा रहा हूँ। लेकिन एक जनरल पब्लिक परसेप्शन तो यह है कि एजेंसी इस समय ज़्यादा सक्रिय हैं और ज़्यादा जो है सक्रियता से काम कर रही हैं विपक्ष के नेताओं के मामले में, ये तो जनरल परसेप्शन है। लेकिन अभी आपने जो सवाल जो पिछले उसमें था, कोर्ट वाला मामला जो था, जिसको लेके निश्चित रूप से राहुल गांधी को सजा जो हुई है वो कोर्ट के आदेश से हुई है, ये फैक्ट है। और अगले कोर्ट आगे ऊंची को अदालत में जब जाते हैं वो वहाँ से उनको रिलीफ मिलती है कि नहीं मिलती है, या सज़ा कम होती है या यही बनी रहती है, भविष्य का प्रश्न है, उसके आधार पर आगे की राजनीति तय होगी। लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को जितना राजनीतिक रूप से भुना सकती है भुनाना चाह रही है, जिसकी तैयारी उसने आज राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कर दी है। अब आगे अगर मान लीजिए उनको ऊंची अदालत में कोई रिलीफ मिल जाए, वो ये क्वैश हो जाए अगर ये कन्विक्शन, तो विजयी मुद्रा में राहुल गांधी आएंगे और कांग्रेस पार्टी आएगी, और अगर ये सजा बनी रही और सब कुछ रहा, वो जेल जाना पड़ा, तो शहीदी मुद्रा में आएंगे। वो दोनों ही मुद्रा में पार्टी या तो विजयी मुद्रा में आए या शहीदी मुद्रा में आए, दोनों में फायदा जो है वो क्या कांग्रेस को होता हुआ मिल रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। नहीं, ये निर्भर करेगा कांग्रेस पार्टी उस मुद्दे को कैसे आगे ले जाती है। हाँ। क्योंकि देखिए 2-3 उदाहरण स्ट्रैटेजी। विनोद जी, बस मैं आपका रुक करूंगी, उससे पहले सतीश जी का भी ओपनिंग रिमार्क लेना चाहती हूँ और उसके बाद हम पहला ब्रेक लेंगे। सतीश जी, आपको क्या लगता है कि ये राहुल वाला जो पूरा एपिसोड हुआ है, जो घटनाक्रम हुआ है, उसके बाद सारे विपक्षी दल एकजुट हो जाएंगे राहुल के चेहरे के साथ? ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अब विपक्ष पर जिस तरीके से लगातार आप ही की तरफ से कहा जा रहा है, ईडी का, सीबीआई का और बाकी एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है, फैसले ऐसे आ रहे हैं कि विपक्ष थोड़ा कमजोर हो रहा है, तो एकजुट होने की अब तो जरूरत होगी। नहीं, देखिए, ये अभी जो सारी बातें कह रहे थे कि ये कांग्रेस का कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इशू है, लेकिन हम देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के 75 साल मना रहे हैं, लेकिन क्या हमने इस बात को एनालिसिस किया कि भारत की राजनीति का दुर्भाग्य ये है कि यहाँ सिर्फ सत्ता परिवर्तन हुआ है,
यहाँ व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ है और तमाम लोग यही चाहते हैं कि सत्ता दो ही जगह रहे, या तो बीजेपी के हाथ में रहे या कांग्रेस के हाथ में रहे। दूसरी बात देखिए, इसमें अगर आप राहुल गांधी जी को अगर देखेंगे तो मेरा स्पष्ट मानना है कि कल से कहीं ना कहीं देश का मूड, एक आम जनमानस का मूड कल से कहीं ना कहीं खराब है और बीजेपी भी इस बात को मानती है। 100% उनसे कहीं ना कहीं गलती हुई है। राहुल गांधी लोकसभा में शायद इतने ताकतवर ना हो। मेरा मानना यह है कि अगर राहुल गांधी सड़क के राहुल गांधी होंगे वो ज्यादा ताकतवर होंगे और बीजेपी को शायद इस बात का पछतावा रहेगा। इसीलिए तमाम बीजेपी के लीडर्स ये कह रहे हैं, कांग्रेस के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं। सतीश जी सीधे तौर पर कह रहे हैं कि देश का मूड खराब है। ये जो फैसला राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होना, और ये सुरेंद्र राजपूत नहीं कह रहे हैं, ये सतीश जी कह रहे हैं। सुनिए मेरी बात क्या देखिए, मैंने सुनिए देखिए, मैं दोनों बातें कह रहा हूं। मेरा कहना यह है कि सिर्फ पॉलिटिकल टूल बन के नहीं रहेंगे। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। आज योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली सालगिरह है और साथ ही 2024 लोकसभा चुनाव में भी करीब साल भर ही बाकी है, यानी 24 के समर का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इस बार भी ये ज्ञानी जरूर कहने की हिम्मत करेंगे कि 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं। पीएम मोदी ने यूपी जीत को 2024 की विजय का शंखनाद बताया था। वैसे भी माना जाता है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है। तो सवाल ये है कि इस बार यूपी की 80 सीटों पर जनता का मूड क्या रहने वाला है। तो देश का मूड, अब यूपी फैक्टर आपके सामने है। देश का मूड में राहुल गांधी को लेकर जितने भी सवाल हो सकते थे उसे लेकर हम जनता के बीच में गए। मेट्राइज के डायरेक्टर बकायदा यहां पर मौजूद है जिन्होंने सर्वे किया था ये त्वरित। अब यूपी फैक्टर की बारी है। यूपी का मूड क्या कहता है, चलते हैं जानने के लिए शिरीन के पास डेटा सेंटर में। और आपको बता दें, शुरू में ही हमने कह दिया था कि हमने रीजन वाइज इसको बांटा हुआ है, तो शुरुआत किस रीजन से हो रही है, लेकिन उससे पहले वो सवाल जो आम जनता के दिल के सवाल है। शिरीन, शुक्रिया रूबिका आपका, और बिल्कुल सही कहा आपने। मैं डेटा सेंटर में यहाँ पर मौजूद हूँ और इस वक्त मैं इस हॉट एयर बलून में हूँ, जिस हॉट एयर बलून फेस्टिवल की हाल ही में शुरुआत हुई थी, जिसके ऊपर सवार होकर आप नीचे खूबसूरत नजारा देख सकते हैं। और इसी हॉट एयर बलून के जरिए मैं वो दिलचस्प आंकड़े दिखाने जा रही हूं। लेकिन सबसे पहले चलिए, केंद्र सरकार का कामकाज कैसा, ये महत्वपूर्ण सवाल। आंकड़े आपके सामने हैं। बहुत बेहतर कहने वाले 37% हैं, संतोषजनक है 41% और बेहद खराब कहने वाले 22% हैं। तो केंद्र सरकार का कामकाज कैसा, यूपी का मूड क्या कहता है, ये आंकड़े बता रहे हैं। संतोषजनक 41%, बहुत बेहतर 37%, लेकिन बेहद खराब कहने वालों में 22% का भी ये आंकड़ा मौजूद है। तो ये केंद्र सरकार की बात हो गई। अब जल्दी से अगला आंकड़ा भी आपको दिखा देते हैं। अगला सवाल आखिर क्या है, और अगला सवाल है यूपी सरकार का कामकाज कैसा। यूपी सरकार को लेकर लोग क्या सोच रहे हैं, उसके कामकाज को लेकर, वो भी आंकड़ा जल्दी से आपके सामने हॉट एयर बलून के जरिए देखिए। बहुत बेहतर कहने वाले 42% हैं, संतोषजनक 36%, लेकिन 22% कह रहे हैं कि बेहद खराब। ये उत्तर प्रदेश सरकार का रिपोर्ट कार्ड, जो कामकाज कैसा, जब ये सवाल हमने पूछा तो देखिए जवाब कुछ इन आंकड़ों में आकर मिला है। तो ये सवाल हो गया। लेकिन अब बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कर लेते हैं, यानी योगी आदित्यनाथ की। उनका कामकाज कैसा, लोगों को कितना पसंद आया, क्या कहती है जनता। आंकड़े आपके सामने। 52% कहती है कि बहुत बेहतर कामकाज है, 27% संतोषजनक है और बेहद खराब कहने वाले 21% हैं। ये योगी आदित्यनाथ के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड है, यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कामकाज कैसा, ये बता रहे हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कामकाज आखिर कैसा देख रही है जनता, वो भी आपको मैं आंकड़े जल्दी से दिखा देती हूं। आखिर मोदी के कामकाज से लोग खुश हैं या नाखुश हैं, क्या कहते हैं आंकड़े। बहुत बेहतर कहने वाले 52% हैं, 32% कह रहे हैं कि संतोषजनक, लेकिन बेहद खराब कहने वालों का आंकड़ा यहां 16% है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज से खुश कितने हैं लोग, ये आंकड़े बता रहे हैं। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज को लेकर लोग क्या कह रहे हैं, ये आंकड़े हमने आपके सामने रखे। डेटा सेंटर में और भी आंकड़े होंगे, लेकिन चलिए आपको रूबिका के पास लिए चलते हैं। ओवर टू यू रूबिका। बहुत बहुत शुक्रिया शिरीन, ये दिलचस्प आंकड़े हम तक पहुंचाने के लिए। सुरेंद्र जी, पहला रिएक्शन आप पर जा रही हूं।
यूपी में सीएम का कामकाज कैसा आपने देखा, आंकड़े क्या कह रहे हैं, पीएम का कामकाज कैसा वो भी आंकड़े बता रहे हैं। अब बीच वाले आप जोड़ सकते हैं। कहते हैं ना कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावे किताबी हैं। तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, मगर किसान के घर में आज भी फूटी रकाबी है। उत्तर प्रदेश के आंकड़े अगर आएँ तो आए कि बेरोजगारी की दर बढ़ी या घटी, तब हम मैट्रिक्स को मानेंगे कि सच बोलते हैं कि झूठ। हम जब महंगाई की दर बढ़ी या घटी तब हम मानेंगे कि अग्निवीरों की डंडों से पिटाई हुई या नहीं हुई, तब हम मानेंगे कि ये आंकड़े थोड़ी करना होता है। अरे ये तो तथ्य है ना सर। हाँ, इन तथ्यों पे तो सर्वे होता है कि आदमी झूठ बोल रहा है कि सच। अब ऐसे डंडा मार कर किसी से भी कुछ कर लीजिए। हम अब अभी अमीनी से पूछ लें, सर से, मैट्रिक्स वाले सर से, कि भाई आप बताइए आपने शराब पीनी छोड़ दी क्या? हाँ या ना हम जवाब दीजिए। नहीं एक चीज और ऐड कीजिए। बोलिए, तीसरा प्रश्न है ये नहीं कि आपने दारू पीनी छोड़ दी क्या? सुरेंद्र जी, जब पॉलिटिकल आप जाते हैं सर्वे करने तो राजनीति में वो प्रश्न को किया जाता है कि कहां से आप वोट प्रभावित करते हैं। अब किसी व्यक्ति से पूछिए कि बेरोजगारी बढ़ी कि नहीं बढ़ी, उससे वोट प्रभावित नहीं होता। वोट जो प्रभावित होता है आप बेरोजगार हैं कि नहीं हैं। कितने लोग ये चाहते हैं बेरोजगार कि हम सरकार को चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? हम इस तरीके से आंकड़े को प्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल, आपके जो आंकड़ों की बात है, आपके आंकड़े अपनी जगह, पूरा सम्मान आपके आंकड़ों का, लेकिन हम तो उन्हीं आंकड़ों में पले बढ़े कि बेरोजगारी घटेगी तो जनता अच्छी मानेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी तो जनता अच्छा मानेगी। बेरोजगारी की दर ले लीजिए, महंगाई की दर ले लीजिए, तमाम तरीके की परेशानियों को ले लीजिए। आप कह रहे हैं कि आप उत्तर प्रदेश में अच्छा काम करेंगे, बताइए कितनी आप सीटें ले आएंगे 80 में से, बता दीजिए। देखिए, मैं कोई नजूमी नहीं हूं और नहीं मैं सर्वे करने वाला मैट्रिक्स कंपनी हूं। हाँ, हम दो चीजें जरूर बताते हैं आपसे कि हम पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। फैसला, कहते हैं ना कि फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होनी चाहिए। हम तो अपनी ताकत से चुनाव लड़ेंगे, फैसला जनता को करना है। हम तो देखिए, व्यापक विपक्षी एकता होगी। हम तो व्यापक विपक्षी एकता क्या होगी? हम आशान्वित हैं, बहुत साफ सी बात सर। ये आशान्वित तो आप 2014 से हैं सर, अब तो अरसा बीत गया है आशान्वित होते होते आपको। देखिए, ऐसा होता है ना रूबिका जी कि इसका मतलब तो ये कि हम 2014 में हार गए, 2017 में हार गए, 19 में हम राजनीति छोड़ दें? नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। आप जैसे अच्छे लोगों की बड़ी जरूरत है। आशा ना रखें, आशा ना रखें। नहीं, आपके आंकड़े एक खूबसूरती भी बता रहा हूँ, बुराई नहीं करनी चाहिए, कि जिसने भी ये सर्वे किया है ये बाकायदा ध्यान रखा है कि मोदी जी और योगी जी के बीच में दोनों को 52% बना के रखा है। नाराज ना हो। ये मैं बता रहा हूँ, आपके आंकड़ों की बड़ी खूबसूरती है कि मोदी जी की लोकप्रियता घट ना जाए, योगी जी नाराज ना हो जाए, कहीं ना कहीं इस भावना का बड़ा अच्छा तरीके से ध्यान रखा। बिल्कुल सतीश जी, वैसे आपने मायावती जी का और राहुल गांधी जी का दोनों का ख्याल रखा। अब सुनिए, मैं ये नहीं कह रहा, देखिए बिल्कुल वैसा ही। आप मेरी बात को सुनिए, मैं आपके आंकड़ों के ऊपर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, ठीक है? आपकी एजेंसी जब जाती है इसमें पूरा सवाल उठा। नहीं, सुनिए, मैं ये बात जरूर कहूंगा, आपकी बता रहा हूं ना कि दोनों आंकड़े में बेहतर जो है 52% मोदी जी, 52% योगी जी। ये सुनिए, ये तो अब हमें आदत हो गई है, ये कोई नई बात नहीं है। मनोज जी को भी आदत हो गई है, हमको भी आदत हो गई है कि आपके, अब मायावती जी ने सीट जीती एक नहीं, पर सतीश जी आपका दिल कह रहा है कि उसमें मनोज जी ने सवाल पूछा होता कि मायावती जी का काम आपको कैसा लगता है, देश का मूड कहता है 100% हमें मायावती जी का काम पसंद है। अरे सर, बहुजन समाज पार्टी में थोड़ी सर्वे कर रहे हैं, आप सुनिए ना, हम देश का मूड जानने के लिए उत्तर प्रदेश में सर्वे कर रहे हैं। सुनिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, इसमें नाराज होने वाली बात नहीं है। मैंने कोई बात की, नाराज आप हो रहे हैं प्रभु। सुनिए, मैं किसी पार्टिकुलर पार्टी को यहाँ डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा काम है। देखिए, सुनिए, मैंने आपके सर्वे के शुरू में कहा कि हम पॉलिटिकल टूल नहीं है। जिस वर्ग से मैं आता हूं वहां सत्ता परिवर्तन की टूल दलित नहीं बनेगा। हम मुसलमान नहीं है कि आप हमारा राजनीतिक हाजमा खराब करें कि बीजेपी की सरकार आएगी या कांग्रेस की सरकार आएगी। हम सत्ता में हिस्सेदारी चाहते हैं। हमारी सेहत के ऊपर ये फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं। समझ गई मैं। और ये आपके लिए भी अब बड़ा आसान हो गया ना कि मुसलमानों को भी हर चीज में घसीट कर लेकर आओ। आप अपनी लड़ाई लड़िए ना, मुसलमानों को काहे बीच में लेकर आ रहे हैं अब, और उनको लेकर लड़ते ना। पहले तो सब साथ साथ थे, दलित मुसलमान भाई भाई, और आज बोल रहे हैं मुसलमानों की तरह हाजमा खराब नहीं होना चाहिए। सतीश जी रुक जाइए, अब मैं आपसे बहस बाद में करूंगी। हाँ, मैं बहस में आपके साथ आगे शरीक हो जाऊंगी। बस मनोज जी एक और सवाल ले लूं, फिर उसके बाद आप अपनी बात जरूर रखिएगा। शिरीन हमारे साथ वहां डेटा सेंटर से मौजूद है। शिरीन, एक और डेटा देश की जनता को बताइए कि वो क्या सोच रही है।
बिल्कुल बिल्कुल रूबिका, इससे पहले हमने मुख्यमंत्री के कामकाज की बात कही थी, लेकिन अगर मुख्यमंत्री पद की बात करूं, मुख्यमंत्री की पसंद की बात करूं, तो जनता किसे पसंद कर रही है, किसके नाम पर मोहर लगाती हुई दिख रही है, वो आंकड़ा जल्दी से बता देते हैं कि आखिर सीएम की पसंद कौन है। तो यहां देखिए, योगी आदित्यनाथ 61% लोगों की पसंद बने हुए हैं, 24% लोगों की पसंद यहां पर अखिलेश यादव है, 11% लोग ऐसे भी हैं जो मायावती को मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद कर रहे हैं और 4% अन्य को चाहते हैं। लेकिन यहां पर 61% योगी आदित्यनाथ और साथ ही 24% जो यहां पर आंकड़े हैं वो अखिलेश यादव के साथ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये है कि आखिर सीएम की पसंद कौन, लेकिन सीएम के तौर पर किसका कार्यकाल बेहतर है, यह भी सवाल बहुत वाजिब और बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि मुख्यमंत्री के तौर पर किसके कार्यकाल को लोगों ने पसंद किया है, मानते हैं कि बेहतर है। देखिए यहां पर 42% जो कि योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल को अच्छा मानते हैं, 17% कल्याण सिंह, मायावती 15%, 12% मुलायम सिंह यादव और 8% ऐसे हैं जो अखिलेश यादव के कामकाज को बेहतर बता रहे हैं, लेकिन 6% अन्य भी हैं। तो ये वो आंकड़े हो गए जो मुख्यमंत्री के कार्यकाल को कैसे पसंद कर रहे हैं। अगला सवाल भी जल्दी से आपके सामने रख देते हैं और सवाल ये है कि राज्य में सबसे बड़ा मुद्दा है क्या, कौन सा मुद्दा है जो जनता के लिए सबसे जरूरी हो जाता है। रोजगार 28%, कानून व्यवस्था 22% लोग मानते हैं, स्थानीय विकास 14% लोगों की पसंद है, 9% मानते हैं किसान बड़ा मुद्दा, 7% महंगाई, 3% भ्रष्टाचार और अन्य को कहने वाले 17% हैं। तो ये आंकड़ा है राज्य में लोगों की नजर में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आखिर। अगला भी जल्दी से सवाल बता देती हूं और सवाल बुलडोजर एक्शन से जुड़ा हुआ है कि आखिर इस एक्शन को लेकर लोगों की राय क्या है, क्या सोचते हैं लोग इसे लेकर। तो आइए आपके सामने अब आंकड़े भी जल्दी से मैं रख देती हूं कि आखिर बुलडोजर एक्शन को लेकर लोगों के मन में क्या है। माफिया के खिलाफ कारगर 54% मानते हैं, कुछ हद तक ही कारगर है ऐसा मानने वाले 31% है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ प्रचार का ही तरीका है ऐसा कहने वाले लोग 15% हैं। तो यहां पर बुलडोजर एक्शन को लेकर माफिया के खिलाफ ये कारगर होते दिखाई दे रहे हैं, ये कहने वाले लोग 54% हैं। एक बार फिर से रूबिका, ओवर टू यू। तो शुरुआत इसी से कर ली जाए, सीएम की पसंद कौन, अखिलेश। मनोज जी 24% आप कह रहे हैं, आपका सर्वे बता रहा है, लेकिन तभी जब अगला सवाल पूछा कि सीएम के तौर पर किसका कार्यकाल बेहतर, तो वही अखिलेश 8% पर आखिर में आ जाते हैं। ये क्या गणित। जो भी समाजवादी पार्टी का एक इमेज बना है, इसमें सबसे बड़ा किसी का योगदान रहा है तो मुलायम सिंह यादव का रहा है। यदि आज मायावती बहुजन समाज पार्टी में न रहे तो बहुजन समाज पार्टी का किसी प्रकार का अस्तित्व नहीं है। आप अखिलेश यादव ने अपने छोटे कार्यकाल में जिस विकास की बात को कहा, आगे आने के बाद विपक्ष में उस भूमिका में नजर नहीं आए, यही कारण है कि उनके कार्यकाल को आज के डेट में याद करने वाले कम हैं बनिस्पत मुलायम सिंह यादव के कारण। मुलायम सिंह यादव ने सिर्फ कास्ट को, अपने कास्ट को ही नहीं फोकस किया था, बल्कि उन्होंने एक जातीय समीकरण बनाया था, चाहे आजमगढ़ से ले लें, आप रामपुर से ले लें या कहीं और से ले लें, सारे जातियों को मिलाकर एक अपना कुनबा बनाया था। अखिलेश यादव आज के डेट में उस कुनबे से अलग हो गए हैं और एक इसमें ऑप्शन ज्यादा थे, भतेरे थे, इसीलिए जो है अखिलेश 8% के साथ उस पायदान पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को उन्होंने लाया, लेकिन उसको रिस्पेक्ट नहीं दे पाए। आज स्वामी प्रसाद मौर्य विनोद जी इन सवालों पर आप कुछ कहना चाह रहे थे। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो मुख्यमंत्री की लोकप्रियता का जो आपका आंकड़ा है वो बिल्कुल वही आंकड़ा है जो विधानसभा चुनाव का नतीजा था। योगी आदित्यनाथ 273 सीटों के साथ, अखिलेश यादव 125 सीटों के साथ, तो वैसे ही 67%, 62% योगी आदित्यनाथ, 24% अखिलेश यादव। तो एक्चुअली सर्वे में वो रेप्लिकेट हो रहा है, मैं ये कह रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि चूंकि मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, हमेशा याद रखिए, अभी चुनाव को 1 साल हुआ है, 5 साल शासन करने के बाद वो छठा साल उनका चल रहा है, तो जाहिर है अभी उनकी लोकप्रियता बरकरार रहेगी। आमतौर पर जो इनकम्बेंट मुख्यमंत्री होता है, अगर बहुत ज्यादा अनपॉपुलर न हो, अगर उसके खिलाफ बहुत ज्यादा मुद्दा न हो, थोड़ा वक्त चाहिए होता है, उसको बढ़त मिलती ही मिलती। उत्तर प्रदेश में मुसलमान वोटर्स की पहली पसंद क्या है, ये जानने का वक्त आ गया है। रुक करते हैं डेटा सेंटर में मेरी सहयोगी शिरीन का। बिल्कुल रूबिका, और अब जल्दी से हम अपने दर्शकों को आंकड़ों के जरिए बताएंगे इस महत्वपूर्ण सवाल का जवाब, यानी कि मुस्लिम वोटर्स जिस पर निगाह हर दल की रहती है, आखिर उनकी पसंद क्या है, मुस्लिम वोटरों की पसंद। जल्दी से आपको आंकड़े आपके सामने रख देते हैं, किस पार्टी को कौन पसंद कर रहा है। देखिए यहाँ पर बीजेपी प्लस को पसंद करने वाले 9% हैं, 68% समाजवादी पार्टी के साथ दिखाई दे रहे हैं, 17% बीएसपी और 6% अन्य। तो ये आंकड़ा मुस्लिम वोटर्स का है कि आखिर मुस्लिम वोटर्स के मन में क्या है, किस पार्टी को पसंद कर रहे हैं, किस नेता को पसंद कर रहे हैं।
तो ये मुस्लिम वोटरों की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हुए यूपी का मूड में जल्दी से ओबीसी वोटरों की पसंद भी सामने रख देते हैं कि ओबीसी वोटर्स के मन की बात आखिर क्या है। देखिए, मुस्लिम वोटरों को क्या पसंद है ये आपने देखा, अब ओबीसी वोटरों की पसंद, देश का मूड। यहां पर आंकड़े कहते हैं कि बीजेपी प्लस 46% पसंद करते हैं, 31% की पसंद समाजवादी पार्टी है, 22% बीएसपी के साथ और 1% जो अन्य के साथ जाते हुए ओबीसी वोटर्स का ये आंकड़ा, उनकी पसंद क्या है ये आपने जाना है। अब आगे बढ़ते हुए एससी वोटरों की पसंद भी जल्दी से बता देते हैं कि आखिर इस समाज में जो वोटर्स हैं वो किसे पसंद कर रहे हैं। तो आंकड़ा क्या कहता है, आंकड़ा जल्दी से आपके सामने रख देते हैं। एससी वोटरों की पसंद का बीजेपी प्लस के साथ 47% दिखाई दे रहे हैं, 18% की पसंद समाजवादी पार्टी, 34% की पसंद बीएसपी और 1% जो कि अन्य को पसंद कर रहे हैं। तो ये यूपी में एससी वोटरों की पसंद है। तो फिलहाल ये आंकड़े हैं, कुछ और आंकड़े मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन आपको फिर से रूबिका के पास लिए चलती हूं। राजकुमार भाटी जी, एसपी को मुसलमान वोटर पसंद कर रहा है और 68%, आपको तो कॉन्फिडेंस ही नहीं था। दो बात केवल बहुत संक्षेप में कहना चाहूंगा। एक तो विनोद जी ने कहा, बहुत माफी के साथ उसमें थोड़ा अमेंडमेंट कर दूंगा कि जो चुनाव के रिजल्ट थे वो आंकड़े से बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहे हैं। आपने कहा कि वही आंकड़े हैं। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 39% वोट मिला था विधानसभा चुनाव में अभी, और ये आंकड़े बता रहे हैं कि 79% लोग पसंद कर रहे हैं बीजेपी को। नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ। दूसरी, मैं बहुत माफ़ी के साथ मनोज जी से ये कहना चाहता हूँ कि आंकड़े कुछ भी हों, लेकिन जो मैट्राइज का जो नियत है उस पर मुझे संदेह है। अच्छा, ये जो पूछा जाता है नहीं, पहली बात तो बुलडोजर का सवाल ही गैर लोकतांत्रिक है, गैर कानूनी है। आप बुलडोजर से माफिया को कंट्रोल करने चले, इसका मतलब थाने बंद कर दो, कोर्ट बंद कर दो, न्याय व्यवस्था को तिलांजलि दे दो, गुंडागर्दी चलेगी इस देश में। अब जिसका मर्जी आओ घर गिरा दो। ये सवाल ही, अगर आपका सर्वे लोकतांत्रिक है और आपकी नीयत ठीक है, आप लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं, तो ऐसा गैर लोकतांत्रिक सवाल आपको पूछना ही नहीं चाहिए था। दूसरे, अगर आपने ये पूछा है कि दलित किसे पसंद कर रहे हैं, मुसलमान किसे पसंद कर रहे हैं, पिछड़े किसे पसंद कर रहे हैं, तो ये भी पूछता है कि ब्राह्मण किसे पसंद कर रहा है, बनिया किसे पसंद कर रहा है, राजपूत किसे पसंद कर रहा है। ये जो खेल खेला जाता है इन जातियों को बदनाम करके, और मुसलमान का आप मनोज जी मेरी बात, मुसलमान का ये दिखा के समाजवादी पार्टी को ज्यादा पसंद करते हैं, हिंदुओं को डराया जाता है। सवाल उठाने का आपका ये पुराना रिवाज बन जाता है। इसके पीछे पूरा षड्यंत्र है। नहीं, क्या षड्यंत्र है मुझे ये बताइए। ये हमेशा से इसी तरीके के सवाल पूछते चले गए हैं। आपको आज इसमें पता नहीं क्यों आपत्ति नजर आ रही है। यहाँ पर दो बहुत वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं सर, दो बहुत वरिष्ठ पत्रकार, रामकृपाल जी और विनोद अग्निहोत्री जी। सर मुझे ये बताइए, सर्वे में क्या इस तरीके के सवाल नहीं पूछे जाते हैं? देखिए, बात तो मैं अपने मन की कहूंगा। आप कीजिए ना, आपको जितना आपको अपने रखूंगा, आपकी मर्जी के तो रखूंगा नहीं। नहीं, मेरे मर्जी जब आपने मुझे बुलाया है तो मैं अपने विचार रखूंगा। नहीं, आप यहाँ पर मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, सर्वे के पीछे षड्यंत्र है, आपके फेवर का हो तब भी परेशानी, ना हो तब भी परेशानी। अरे परेशानी, हम अपनी बात रख रहे हैं, परेशानी आपको रोक रहे हैं क्या? हम आपसे लड़ाई लड़ रहे हैं? नहीं, लेकिन इस सर्वे के पीछे पूरा षड्यंत्र है, मतदाताओं को गुमराह करने का, लोगों को डराने का। पत्रकारों से पहले जानना कुछ नहीं है। रामकृपाल जी देखिए, 30 सेकंड सर। भाटी जी मेरे मित्र हैं, मैं केवल एक बात कह रहा हूँ। 2000 उत्तर प्रदेश में 2014 में चुनाव हुआ, 17 में चुनाव हुआ, 19 में चुनाव हुआ, 22 में चुनाव हुआ, यानी हर 2 साल के बाद चुनाव हुए हैं, और हर जो नतीजे आए हैं आप वो देख लीजिए, सबके सामने है। तो मेरा ये कहना है कि अगर कोई सर्वे हो रहा है तो ये बताइए ना, लगातार 14, 17, 19, 22 जो पार्टी लगातार जीत रही है, तो 22 से और 23 के बीच में बीजेपी ने या मोदी ने या योगी ने कौन सा मिसाइल गिरा दिया उत्तर प्रदेश में कि अचानक से बदलाव आ गया है? तो मैं मानता हूं कि ये जो सर्वे है ईमानदार सर्वे है, और मैं इस पर यकीन करता हूं। बारी है उन आंकड़ों की जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। यूपी को 4 रीजन में हमने बांटा है और चारों रीजन का नंबर डेटा सेंटर से मेरी सहयोगी शिरीन आपको बताने वाली है। और शुरुआत हम इन आंकड़ों की पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कर रहे हैं, जहां लोकसभा की 27 सीटें हैं और वो तमाम जिले आपके सामने, सहारनपुर से लेकर संभल से लेकर अलीगढ़ से लेकर फिरोजाबाद से लेकर मैनपुरी से लेकर पीलीभीत तक, ये वो तमाम जिले इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या कहता है आंकड़ा, क्योंकि पिछली बार ये बीजेपी को बहुत खुश कर गया था, लेकिन इस बार
क्या बीजेपी यहां पर अपना परचम लहराने में कामयाब होगी या फिर टाटा बाय बाय पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वोटर्स कर लेंगे? जानते हैं शिरीन से। बिल्कुल रूबिका, जैसा कि आपने बताया हमारे दर्शकों को कि हमने अलग अलग रीजन, 4 रीजन में यहां पर बांटा है उत्तर प्रदेश को। और सबसे पहले इस रीजन की बात हम कर लेते हैं। मेरे पीछे आप ये गन्ने के खेत देख रहे हैं, ट्रैक्टर भी खड़ा हुआ देख रहे हैं। बात क्योंकि पश्चिमी यूपी की हो रही है, तो देखिए आंकड़े क्या कहते हैं। पश्चिमी यूपी जिसमें 27 सीटें हैं, 56% बीजेपी प्लस को जाता दिख रहा है, 28% एसएफपी प्लस को, 11% बीएसपी और कांग्रेस यहां 1%, साथ ही अन्य 4%। तो ये 27 सीटें पश्चिमी यूपी रीजन की, और उसकी ये तस्वीर निकलकर सामने आ रही है जहां पर जो सबसे ज्यादा और एक बड़ा आंकड़ा दिखाई दे रहा है 56% का, वो बीजेपी प्लस के साथ जाता हुआ दिख रहा है। तो ये पश्चिमी यूपी की हमने आपको तस्वीर दिखाई है कि पश्चिमी यूपी में आखिर क्या कहते हैं वोटर्स। आगे आपको कुछ और रीजन भी हम दिखाएंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश में जो ये अलग अलग रीजन है वो आखिर क्या कहते हैं। आइए अब आपको पश्चिमी यूपी की जो हम बात कर रहे हैं और ये जो हम आपको रीजन दिखा रहे हैं 27 सीटों की तस्वीर क्या कहती है। लोकसभा सीटों की भी बात हम कर लेते हैं। देखिए जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि 27 सीट यहां पर है, तो किसके खाते में कौन सी सीटें, कितनी सीटें जाती हुई दिख रही हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 18 से 23 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। एसपी प्लस की बात करें तो 2 से 5 सीटें ही महज यहां पर समाजवादी पार्टी और प्लस के खाते में जाती दिख रही है। बीएसपी की तस्वीर यह है कि 0 से 1 का ही यहां पर जो आंकड़ा दिख रहा है, यानी कि 0 से 1 सीट बीएसपी के खाते में। और कांग्रेस की स्थिति तो बहुत बेकार यहां दिखाई दे रही है, क्योंकि 0 का आंकड़ा और अन्य का आंकड़ा भी 0। तो पश्चिमी यूपी रीजन की ये तस्वीर फिलहाल 27 सीटों की है। लेकर चलते हैं आपको एक बार फिर रूबिका के पास। और यहाँ पर तमाम जो मेहमान हैं हमारे साथ बने हुए हैं। आपने देखा है ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश मत भूलिएगा ये मुस्लिम बहुल इलाका है। मुरादाबाद से लेकर बिजनौर से लेकर कैराना तक वो पूरा का पूरा इलाका क्या इस बार सोच रखता है ये आपने देख लिया है। ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर भी हैं। राजभर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज़ पर। और इस वक्त हमने जो आंकड़े बताए हैं खासकर वेस्टर्न यूपी को लेकर सर, वो ये बता रहे हैं कि 18 से 23 बीजेपी को, बीएसपी के खाते में 1 और समाजवादी पार्टी आरएलडी 2 से 5 ला सकती है, कांग्रेस के खाते में 0। कट गया है आवाज हो। ओम प्रकाश जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ आवाज अब आ रही जी। ओम प्रकाश जी इस बार उत्तर प्रदेश, ये देखिए साल भर पूरा हो चुका है योगी के कार्यकाल का। ऐसे में देश का मूड जानने की कोशिश हो रही है, और अब तक जो पिटारा खुला है उसमें योगी के कामकाज से उत्तर प्रदेश की जनता खुश ही नजर आ रही है। नहीं देखिए, जो आपका आंकड़ा है जी, जो आपने अपने स्क्रीन पर दिखाया है, वो लगभग 2022 के चुनाव का मिलता जुलता आंकड़ा है। और ये सच्चाई है कि विपक्ष जिस तरह अलग अलग बटा हुआ है, तो अलग अलग विपक्ष रह करके बीजेपी के साथ नहीं लड़ सकता है, ये तो सच्चाई है। और कल तक जो समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने जो अब तक किया, एक बड़ा तबका है उत्तर प्रदेश में 38% अति पिछड़ा व अति दलित, जिनको सपा ने भी धोखा दिया, बसपा ने भी धोखा दिया, कांग्रेस ने भी धोखा दिया। आज ये 38% वोट से बड़ी संख्या में लोग बीजेपी के साथ खड़े हो गए हैं, और वो 14 में भी वोट दिए, 17 में भी दिए, 22 में भी दिए और 19 में भी दिए। अब आगे 24 आ रहा है। कौन सा पहाड़ या कौन सा काम सपा बसपा कांग्रेस ने कर दिया कि लोग ये 38% से आबादी से नाराज लोग जो सपा बसपा कांग्रेस से बीजेपी में गए हैं, ये किस आधार पे लौट के इनके साथ आएंगे? ये किस आधार पे चुनाव लड़ेंगे अकेले अकेले ये लोग? पर राजभर जी अकेले चुनाव लड़ने की स्थिति में कोई नहीं दिख रहा है जो अभी तक है। हाँ वही बात, और उसी को लेकर आपसे सवाल है, क्योंकि आप जब अखिलेश यादव से अलग हुए, कुछ टाइम ऐसा दिखा जब ऐसा लगने लगा कि हो सकता है कि बीजेपी से आपकी दोस्ती दोबारा हो जाए,
लेकिन एक बार फिर आप उन पर हमलावर हो गए हैं। तो इस बार देश का मूड तो हम जान ही रहे हैं, लेकिन राजभर जी का मूड क्या है? देखिए, हम किसी पर हमलावर नहीं होते हैं। हम अपने मुद्दों के आधार पे हम जो लड़ाई लड़ते हैं, चाहे वो घरेलू बिजली के बिल माफ़ी के सवाल पर हो, चाहे एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा के सवाल पे हो, चाहे जातिवार जनगणना के सवाल पे हो, चाहे गरीबों के फ्री इलाज के सवाल पे हो, हम इन मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच में बने रहते हैं। उस बात को कहने में अगर किसी को बुरा लगता है तो भाई वो लगे नहीं, ये आपकी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है और इसको बहुत लोग पसंद भी करते हैं राजभर जी, उसमें किसी तरह की कोई दो राय नहीं है। मुझे लगता है फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। मैं आपका दोबारा रुख करूंगी राजभर जी, मैं दोबारा रुख करूंगी, लेकिन यहाँ पर जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, अनिला जी, आपकी जो पिछली सीटें थी उससे कम सीटें इस बार प्रोजेक्ट होती हुई नजर आ रही है उत्तर प्रदेश के, अगर मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करूँ। नहीं, देखिए ऐसा है कि प्रोजेक्शन है, बिल्कुल मैं कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाऊंगी, प्रोजेक्शन होता है, सर्वे होता है, पर मैं इतना जानती हूँ कि अगर हम रामपुर सीट की बात करते हैं जो कि एक गढ़ माना जाता था समाजवादी पार्टी का या फिर बीएसपी का, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। तो जो एक रुख है, इवन मुस्लिम वोटर्स का भी अगर रुख मैं कहती हूँ, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। जो आंकड़े दिखाए गए सर्वे में कि जो मुस्लिम वोटर्स हैं उसका रुझान जो है समाजवादी पार्टी की तरफ काफ़ी है, 60% से ज़्यादा, 68% शायद दिखाया गया है, और हमारे लिए बीजेपी के लिए 9% सर्वे में दिखाया गया है। अमूमन पिछली बार भी 9% मुस्लिम वोटर्स ने हमको वोट किया था। मुझे लगता है कि इस बार अच्छी मात्रा में मुस्लिम वोटर्स भी हमको वोट करेगा। उसका कारण मैं बता देती हूँ। उसका कारण, सबसे बड़ा कारण ये है कि जो एक हमारी स्कीम है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट वाली, वो बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मैं भी आती हूँ और मैं जानती हूँ कि किस प्रकार से जो आम मुस्लिम है, आम मुस्लिम की मैं बात कर रही हूँ, वो नहीं जिनको राजनीति करनी है, उसको क्या चाहिए? उसको रोजगार चाहिए, उसको क्या चाहिए? अपने सर के ऊपर छत चाहिए, अपने घर में शौचालय चाहिए, अच्छी स्वास्थ्य सेवा चाहिए। उसका ये तो बातें आप कह रही हैं, मुसलमानों से तो हमने पूछा ना, 68% और 9% में तो जमीन आसमान का अंतर होता है ना मैम। आप ये नहीं बता पा रही हैं, आप कह रही हैं ज्यादा वोट मिलेगा, कितना? आधा % ज्यादा मिल जाएगा, 1% ज्यादा मिल जाएगा। बीजेपी से मुसलमान मोहब्बत क्यों नहीं कर पाता है, या अगर मोहब्बत करने के लिए आपने कोई रास्ता अख्तियार कर लिया है तो वो बता दीजिए। अभी जरा जिला गाजियाबाद का रुख कर लेते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक जिला है जहां पर मेरे सहयोगी अंकित मौजूद है और उनके साथ वो तमाम वोटर्स मौजूद हैं जिनका मूड निर्भर करेगा कि क्या इस बार उत्तर प्रदेश में योगी राज या फिर कोई और की बात। जी बिल्कुल रूबिका, और जिस तरीके का जो शुरुआती रुझान है या ये जो हमारा ओपिनियन पोल अभी हम दिखा रहे हैं, जनता का मूड क्या है, 56% बीजेपी के पक्ष में, क्या वाकई में जमीनी स्तर पर भी इसी तरीके का जो रुझान सामने आ रहा है? लोगों से बात करते हैं और इन्हीं से बात करते हैं। ये बताइए कि अभी जो है, जो अभी हम लोगों ने सर्वे किया है, 56% लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कह रहे हैं कि बीजेपी के आने की जो बीजेपी ने अच्छा काम किया है और ये बीजेपी के पक्ष में दिख रहे हैं। आप लोगों का क्या मत? देखिए, परसेंटेज की बात तो है 56%, ये सब आपके न्यूज़ चैनल का आकलन होता है, लेकिन समाज के बीच में हम व्यापारी वर्ग हैं। हम लोग अगर देश में कानून की व्यवस्था की बात करें, सुरक्षा की बात करें, देश में हो रहे विकास की बात करें, तो आज हम लोग इससे बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं। संतुष्ट हैं आप? आपसे जानना चाहूँगा कि क्या कहेंगे, जिस तरीके का अभी 2022 में तो योगी सरकार आ गई थी, 2024 में अब बात हो रही है मोदी को लेकर के, मोदी का चेहरा होगा, किस तरीके का रुझान? नहीं, सारा व्यापारी वर्ग जितना भी है सब बीजेपी की सरकार के साथ है। हाँ जी। पिछले चुनावों में तो सपा ने भी बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही थी, हालांकि वैसी सीटें नहीं आ पाई। सपा उम्मीद कर रही है कि बेहतर परफॉर्मेंस करेगी। नहीं, बीजेपी के सामने कोई नहीं टिक पाएगा। ऐसा क्या है बीजेपी में? क्या जो चेहरे की बात कर रहे हैं या सुशासन? नहीं, चेहरे की कोई बात नहीं है, लेकिन बीजेपी ने एक देश की छवि बहुत अच्छी बनाई है। अच्छी बनाई है क्या वाकई में? क्योंकि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा बीजेपी के वाले खुद मानते हैं कि सबसे बड़ा चेहरा है, तो क्या चेहरा या वाकई में कुछ ऐसा काम भी हुआ है? बिल्कुल हुआ है जी। पहले हमारे पासपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं थी, आज हम लोग कहीं जाते हैं 18 कंट्री अब हमारे रुपए में व्यापार करेगी, हमारी वैल्यू बनाई है, योगी बनाई है। आपका क्या मत है? हमारा मत भी यही है कि देश का मान बढ़ाया है सब बीजेपी ने, इसलिए बीजेपी को ही आना चाहिए। बीजेपी को आप दूर से देख रहे हैं, ये बताइए कि क्या अभी क्या माहौल है, क्योंकि 2024 का चुनाव अगले साल ही आना है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है, 24 में ही आएंगे मोदी जी।
एक महिला भी है यहाँ पर, आपसे जानना चाहूंगा, आप वैसे तो शॉपिंग करने निकले हुए हैं, क्या लग रहा है अभी देश का क्या माहौल है, आपको लग रहा है? बहुत अच्छा माहौल है बीजेपी का। जी। रूबिका, इस वक्त हम जो है देखिए यहाँ पर जो व्यापारी हैं वो तो हैं ही, कोशिश करते हैं कि कुछ और लोगों से भी अगर हम बात कर सके यहाँ पर। ये कोशिश आप जारी रखिए, मैं आपका दोबारा रुख करूंगी। ओम प्रकाश राजभर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश जी, ये मैं आपको धन्यवाद दूं और अपनी बातचीत को विराम लगाऊं उससे पहले ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। राजभर जी ने कोई फॉर्मूला निकाला है क्या 2024 का? फिर से सवाल करिए। मैं कह रही हूँ आपने कोई फॉर्मूला बना लिया है 2024 का? कोई सॉलिड फॉर्मूला? नहीं, फार्मूला तो अभी नहीं बनाया है। फार्मूला अभी नहीं बनाया, बनाने की तैयारी में है। अच्छा, और उसमें कौन कौन शामिल होगा? ये जो बिरयानी बनेगी इसमें कौन कौन होगा? पहले तो आप होंगी। सर, मैं तो बिरयानी खाने आऊंगी इंशाल्लाह। पहले तो आप, लेकिन आप मुझे नहीं तो पहले तो आपको बुला करके ना बताया जाए कौन कौन होगा। हाँ, अच्छा, ये आप वादा कर रहे हैं ना कि आप ये सॉलिड फॉर्मूला जो है आप सबसे पहले हमें बताएंगे, एबीपी न्यूज को बताएंगे। पहले बताएंगे जी। बहुत बहुत शुक्रिया। ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए थे, जो ये कह रहे थे कि सॉलिड फॉर्मूला अभी हम सोच रहे हैं। अब क्या दाल पक रही है, कौन सी बिरयानी जो है जिसका दम लगाया जा रहा है, वो राजभर ही जानते हैं। लेकिन यहाँ सारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मैं जल्दी 30 सेकंड पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर दे देती हूँ सारे मेहमानों को। मुसलमानों को लेकर अनिला जी आप कह रही थी और 10 सेकंड और चाह रही हैं आप, मैं आपको देती हूँ 20 सेकंड। पर ये बताइए, मुसलमानों से आप लोगों का ये जो रिश्ता है इसको कभी ठीक कर पाएंगे? बिल्कुल ठीक होगा, बिल्कुल ठीक होगा। आप चुनाव होंगे भी और फिर हम मुलाकात करेंगे और आप मेरी बात याद रखिएगा। और दूसरी बात यह है कि अभी भी जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई है उसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कहाँ आ रहा है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आ रहा है। फिल्म सिटी यहाँ पर बन रहा है, जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है जो अपने आप में एक पायनियर प्रोजेक्ट है, और डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। इतना डेवलपमेंट पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रहा है, पूरा आस्था को सम्मान दिया गया है यहाँ पर। अब वृंदावन में देख लीजिए, मथुरा में देख लीजिए, सहारनपुर में देख लीजिए। तो यहाँ पर आम व्यक्ति जिसकी बहुत ही मामूली सी ज़रूरतें होती हैं उनको भी पूरा कर रहे हैं। उद्योगपति हैं, उनकी भी हम जो भी उनकी कामनाएं हैं उनको पूरा कर रहे हैं। यहाँ पर पहले क्या होता था, उद्योगों में ताले लग गए थे, लोग छोड़ कर चले गए थे। अब फिर से जो है एमएसएमई की खासतौर से मैं अगर बात करती हूँ, यहाँ पर फिर से ताले खुल गए हैं, खूब रोजगार मिल रहा है। स्पेसिफिकली आपसे मुसलमानों पर बात की, आप उद्योगपतियों के पास चली गई। नहीं, आम मुसलमानों के बारे में मैंने बताया ना, इसलिए क्योंकि वोट परसेंटेज को लेकर और मुसलमान आपको कितना पसंद कर रहा है उस पर एक गंभीर चर्चा होनी बहुत जरूरी है, खासकर उत्तर प्रदेश को लेकर। क्योंकि एक नैरेटिव इस तरीके का बना हुआ है कि पार्टी जितने भी फैसले लेती है वो ये कहती जरूर है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन वो नैरेटिव बड़ा स्ट्रॉन्ग आता है कि मेजॉरिटी के साथ है, माइनॉरिटी के साथ नहीं। जिसके घर में कोरोना काल में राशन जा रहा था अब तक जा रहा है, जिसके वैक्सीनेशन लगी है, जिसके बच्चों को स्कूल मिल रहा है, हर चीज की हर सहूलियत का ख्याल रखा गया। आपको लगता नहीं कि वो मुसलमान भी सोचेगा सरकार हो तो ऐसी हो, जिनको राजनीति करनी है धर्म पर वो करते रहे। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और करेंगे क्या तुष्टिकरण की राजनीति के अलावा? तुष्टिकरण की राजनीति का आरोप आप पर लग रहा है। अगर सरकार की कोई योजना है, कोई नीति है तो उसका लाभ सबके पास पहुंच रहा है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। सरकार की योजनाओं का लाभ कोरोना काल में सभी लोगों ने देखा। यहाँ पर सभी लोगों से पूछ लीजिए, रूबिका जी आपसे भी पूछ लेते हैं हम लोग। तो भीड़ मूवी भी है, एक बाकायदा एक वो भी आ रही है। आपने डायरेक्ट की? जी नहीं वो भीड़ मूवी है। नहीं उसके बड़े अच्छे सर्वे आ रहे हैं, हॉल में निकल रहे हैं। एक सर्वे और भी करो, एक सर्वे और भी करो कि एक भीड़ मूवी जो है 24 तारीख को रिलीज हुई और उससे पहले उसका जो ट्रेलर था उसमें मोदी जी ने जो भाषण दिया था, लोगों को बंधक बनाया था, लोगों से ये वादा किया था कि आपको भूखा नहीं मरने दूंगा, आपका रोजगार नहीं जाने दूंगा। और सुनिए सुनेंगे, मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए मैंने सुरेंद्र राजपूत जी नहीं मेरी बात सुनिए। अरे आप भीड़ मत कीजिए ना, मैं भी इस देश का नागरिक हाँ रहिए भैया, मेरे प्रधानमंत्री भी। अरे आप दूसरों के बीच में थोड़ी बोल सकते हैं ना। नहीं सुनूंगी मैं नहीं सुनूंगी। पहले सुरेंद्र राजपूत और फिर मैं आपकी बात सुनूंगी। सुरेंद्र राजपूत जी, इतने लोगों सुरेंद्र राजपूत जी, आपने लेबर कानून सतीश जी, आपकी
पार्टी ना 3 में ना 13 में, और यहाँ पर आप ज्ञान बड़ा बगैर रहे हैं। रुक जाइए ना सुरेंद्र राजपूत जी, अपनी बात तो कर दे पहले। सुरेंद्र जी हाँ। एक सर्वे वहां भी करो। अरे टूल किट का हिस्सा आप भी हैं, टूल किट का हिस्सा आप भी हैं। शांत शांत सड़कों के सबसे ज्यादा सहारा उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिया, योगी जी ने दिया। क्या बात कर रहे हैं आप? कैसी बात कर रही हैं? नहीं, मैं अरे सुनिए, वो महाराष्ट्र से, अरे वो बच्चा जो है सूटकेस के ऊपर लेट के जा रहा था, वो उत्तर प्रदेश की ही पिक्चर है। अच्छा सतीश जी, अनिला जी और सतीश जी हम सब जाएं, आप यहाँ पे आपको पूरा मौका दे देती हूँ मैं। हम सब निकल जाते हैं बाहर, वो इफ्तारी का टाइम भी हो रहा है, हम लोग इत्मीनान से वहाँ रोजा इफ्तार करेंगे। आप यहाँ अपना ज्ञान दीजिएगा, भीड़ मूवी और बाकी सबका यहाँ पर उल्लेख भी कर दीजिएगा। आप सुरेंद्र राजपूत जी से मैंने कहा तो उनको मौका दीजिए ना। हाँ सुरेंद्र जी, इन्होंने कोरोना काल की बात की अनिला जी ने, तो कोरोना काल का सच भी सबके सामने है और आपने भी सच दिखाया है। आपने भी तमाम 1 नहीं 1000 ट्वीट किए लोगों की मदद के लिए, और कितनों को मदद मिली वो भी आपके सामने है। हम तो 2 चीज़ें बड़ी साफ जानते हैं कि हम जनता के बीच में हैं। पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये सारी बात जनता जवाब देगी। हाँ, ये जो सर्वे आ रहा है, आप एक तरफ कह रही हैं कि 3 से 5 सीटें सपा को मिल रही है, एलाइज को मिल रही है, 56% वोट अगर भाजपा को मिल रहे हैं तो सारी की सारी सीटें उनको मिल रही हैं। भाई 56% के बाद तो सारा ही वोट अगर आप इकट्ठा कर दीजिए तो 44% वोट बचता है। तो आज की डेट में हम जिस सर्वे के ऊपर बात कर रहे हैं, जिस बात के ऊपर बात कर रहे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में, हाँ। हम उसको सिरे से खारिज करते हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी मेहनत कर रही है। 56% जिसको आप वोट दिला रहे हैं उनको आप 27 सीटें नहीं दे रहे। सारी सीटें क्यों नहीं मिल रही? ओके 20 सेकंड सर, फिर मुझे राजनीति हमसे ज्यादा सुरेंद्र जी का किया हुआ है, और सुरेंद्र जी इस बात को समझते हैं कि वोट परसेंटेज क्या होता है। वोट परसेंटेज 56% वोट अगर किसी को दे दोगे तो बचेगा क्या? मैं तो वही बता रहा हूं, आप वही तो करो कि आप ज्यादा जानते हैं। नहीं, आप 56% वोट दे रहे हैं किसी को और कह रहे हैं कि 23 सीटें मिले, इनको 18 सीटें मिलेंगी। एकदम कैसे नहीं मिलेंगी? 37,000 सरकार चली जाती है और नहीं 27 सीटें, 37,000 वोट सीटें हिमाचल की चली जाती है। आप वोट परसेंट, अरे मैं कह रहा हूं चाहे परसेंट 1 हो चाहे, हम तो मानते हैं उस बात। आप उस एरिया का बताया जा रहा है जहां पे मुस्लिम और जाट का कॉम्बिनेशन है, वहां पे आप सीटें ला रहे हैं। अभी रूपका जी ने बताया वहां पर भी अगर आप 56% वोट लेंगे, भाजपा को 56% वोट देंगे, सारी की सारी सीटें उनकी होंगी। मनोज जी, अजीब किस्म का सर्वे है आपका। नहीं, आपको तो कोई सर्वे पसंद आएगा ही नहीं सर। नहीं, तो ये देखिए, क्योंकि देश का मूड आपके साथ जा नहीं रहा है। मैं कोई कवर फायर नहीं कर रही हूँ, मैं कोई कवर फायर नहीं कर रही हूँ। आपको आधिकारिक रूप से कह रहे हैं, हम तो इनका सर्वे करेक्ट कर रहे हैं कि भैया 18 से 23 मत तो 27 दे दो। आप अपनी पार्टी की स्ट्रेटजी करेक्ट कीजिए ताकि आपको सर्वे में सवाल ना उठाने पड़े, ताकि आपको सर्वे से ज्यादा अपने वोट पर बात करने को मौका मिले। 56% वोट दिला देंगे आप, सर्वे में बचेगा क्या है? राम, इतना तो झूठ रामकृपाल सिंह जी भी नहीं आप देखा, ये क्या तरीका है सर? अब रफू करेंगे? करेंगे रफू करेंगे। हाँ सर बताइए। नहीं, मैं केवल एक बात कह रहा हूं। देखिए, आजमगढ़ सीट पर अखिलेश जीते थे 2019 में, हाँ। ठीक है। इस्तीफा दिया, बाई इलेक्शन हुआ, बीजेपी जीत गई। आपको बताऊं, बीजेपी 2019 में जितना वोट पाई थी उससे कम वोट पाकर के बीजेपी जीती है। ये आईना है कि देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, राइट वर्सेस रेस्ट। एक मिनट, हाँ। अगर रेस्ट यूनाइटेड है तो राइट की गुठली 25% के करीब होती है, वो सफलता नहीं मिलती है। मैं जब कोर स्ट्रेंथ गुठली की बात करता हूं तो कोर स्ट्रेंथ होती है। लेकिन अगर रेस्ट डिवाइडेड है, जो आजमगढ़ का उदाहरण है कि 19 से कम वोट पा करके बीजेपी उस सीट पर, अखिलेश की सीट पर जीत गई। अरे रामकृपाल जी, जवाब हमें सिर्फ ये बताइए कि इधर उधर की बात, हमें ये बताइए कि 56% वोट ज्यादा बढ़ा या संपूर्ण विपक्ष का 44% बढ़ा? जवाब देंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कारवां आगे बढ़ेगा बुंदेलखंड की तरफ। शिरीन का रुख करते हैं। इस रीजन में किसको कितने वोट परसेंटेज शिरीन बताएंगी। बिल्कुल रूबिका, ये छोटा रीजन है लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा हो जाता है। 4 सीटों का सवाल है लेकिन सवाल बड़ा हो जाता है। और इसी के साथ मैं आपको जल्दी से, देखिए मैं कहां खड़ी हूं, बुंदेलखंड की पहचान हॉकी के जादूगर जिनकी इस ऊंची पहाड़ पर प्रतिमा स्थापित की गई है, यहीं से आंकड़े आपके सामने। बुंदेलखंड रीजन यानी कि 4 सीटें क्या कहती हैं यहाँ की। 58+ को
58% माफ कीजिएगा बीजेपी प्लस के साथ जाता हुआ दिख रहा है वोट शेयर। 19% एसपी प्लस, 11% जो है वो बीएसपी के साथ, 5% कांग्रेस के साथ और अन्य के साथ 7% वोट जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 4 सीटों का ये आंकड़ा फिलहाल आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अब बात जल्दी से सीटों की कर लेते हैं। 4 सीटों में से किस पर किसका कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है, आंकड़े क्या कहते हैं आपके सामने। इन 4 सीटों की हकीकत इस सर्वे में क्या रही वो आपके सामने रख देते हैं। देखिए 3 से 4 सीटें बीजेपी प्लस को जाती दिख रही है। एसपी प्लस के खाते में 0 से 1 और बीएसपी 0 से 1। कांग्रेस का खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा और अन्य के खाते में भी 0 ही दिखाई दे रहा है। तो ये बुंदेलखंड रीजन की 4 सीटों का जो नतीजा फिलहाल यहां पर दिख रहा है इन आंकड़ों में, 3 से 4 सीटें बीजेपी प्लस को, एसपी प्लस को 0 से 1, बीएसपी को भी 0 से 1। बुंदेलखंड की ये तस्वीर है। रोबिका, ओवर टू यू। राजकुमार भाटी साहब से ही शुरुआत कर लेते हैं। बुंदेलखंड वो इलाका जो कभी पानी के लिए प्यासे उन चेहरों को लेकर याद आता था, अब वहाँ चीज़ें बदली है। ये वही इलाका है जो मध्य प्रदेश की सीमा से भी जुड़ता हुआ है और ऐसे में वहाँ भी चुनाव होने हैं, ये मत भूलिएगा। तो राजकुमार भाटी जी, ये जो सीटों का प्रोजेक्शन अभी हो रहा है, 1 सीट आपके खाते में, 1 बीएसपी के खाते में आती नजर आ रही है और यहाँ जो बात चल रही थी कि जब तक एका नहीं होगा तब तक आप राइट को हराने की सोच नहीं सकते हैं। देखिए, मैंने जो सर्वे है उसके आंकड़ों पे पहले भी सवाल नहीं उठाया था, मैं अभी भी नहीं उठा रहा, लेकिन तरीके पे मेरा सवाल था। और ये हमारी भी रिसर्च है कि जितने सर्वे होते हैं इनमें आमतौर पर 10% का हेरफेर होता है। वजह क्या है कि जो हमारा वोटर है इंटीरियर में रहता है, जो देहात में, वहाँ तक ये सर्वे वाले नहीं पहुँचते हैं। ये महानगरों में जाके और कस्बों तक ज़्यादा से ज़्यादा जाते हैं। अभी आपके संवाददाता बात कर रहे थे, गाजियाबाद के बाजार में खड़े होकर व्यापारियों से बात कर रहे हैं, आमतौर पर बीजेपी के समर्थक वहाँ पे मिलते हैं। अगर देहात में जाके, मजदूरों के बीच में जाके, ठेली पटरी वालों के बीच में जाके बात करते तो 2-4 सपोर्टर हमारे जरूर मिलते, पहली बात। लेकिन उसके बावजूद भी इन आंकड़ों के अनुसार भी हमारे लिए तो काफ़ी उत्साहजनक है ये सर्वे। पिछली बार हमारी 80 में से कुल 5 सीट आई थी 2019 के चुनाव में। इस बार हमें एक ही रीजन में 5 सीट दे रहे हैं। अभी 2 और इलाके बाकी हैं, अवध और पूर्वांचल, महत्वपूर्ण इलाके। पहले वो आ जाए फिर मैं आपको पूरा मौका दे दूंगी। यूपी का मूड इस वक्त क्या बता रहा है? हमने 2 रीजन बता दिए, 4 रीजन की बात थी, अब 2 और रीजन आपको बता रहे हैं। तो वक्त जाया नहीं करते और सीधा शिरीन का रुख करते हैं। शिरीन, पूर्वांचल और अवध। बिल्कुल रोबिका, दोनों रीजन बाकी हैं, लेकिन शुरुआत अवध से। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, मेरे पीछे बहती हुई सरयू नदी और उसके पीछे जगमगाती हुई अयोध्या जी साफ दिख रही हैं। और यहीं पर आपको मैं बताऊंगी कि आखिर अवध का मूड क्या कहता है, अवध में आखिर कौन क्या सोच रहा है, किसको कितनी सीटें, किसे कितना वोट शेयर, किस पार्टी को कौन कितना पसंद कर रहा है। बात क्योंकि अवध की हो रही है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी आता है। सबसे पहले आपको 23 सीटों का आखिर क्या हाल है, वोट शेयर क्या कहता है, किसे कितना वोट, जल्दी से आपको बताते हैं। 63% बीजेपी प्लस के साथ, एसपी प्लस के साथ यहां पर 18%, बीएसपी को 10% वोट, कांग्रेस को 7% और अन्य के खाते में 2% वोट जाता दिखाई दे रहा है। ये 23 सीटों की तस्वीर है अवध रीजन की। अवध रीजन में कुल 30 सीटें आती हैं, हमने 4 अलग अलग हिस्सों में बांटा है पूरे उत्तर प्रदेश को। और ये अवध की तस्वीर है वोट के लिहाज से, वोट के हिसाब से किस पार्टी को कितनी सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। सबसे ज्यादा नंबर यहां पर दिखाई जो दे रहा है वो बीजेपी प्लस को। अब जल्दी से सीटों की भी बात कर लेते हैं। ये तो वोट की बात हुई, अब सीटों के लिहाज से कौन कितना मजबूत दिखाई दे रहा है अवध रीजन में। देखिए, बीजेपी प्लस को 18 से 23 सीटें दिखाई दे रही है बीजेपी प्लस के खाते में जाती हुई। 0 से 1 सीट एसपी प्लस के खाते में अवध रीजन में जाती दिखाई दे रही है। बीएसपी का आंकड़ा यह कहता है कि 0 से 1 सीट बीएसपी के खाते में और कांग्रेस की स्थिति 1 से 2 सीटों की है यहां पर इस पूरे हिस्से में और 0 अन्य के हिस्से में। तो अवध रीजन की 23 सीटें और इन 23 सीटों की यह तस्वीर जिसमें 18 से 23 सीटें जो हैं वो बीजेपी प्लस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। रूबिका, तो ये पिटारा खुल चुका है अवध के बारे में आपको शिरीन जानकारी दे रही थी। अजय मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। अजय, आप कहां पर मौजूद हैं और वहां देश का मूड क्या है? देखिए, लखनऊ के गोमती नगर में मौजूद हूं मैं और मूड देश का लगातार स्क्रीन पे नजर बनी हुई है। लोग लगातार जो सर्वे घरों में और साथ में जो चर्चा के लिए मौजूद है वो भी देख रहे हैं।
अवध के जो सैंपल्स में आंकड़े निकल के आ रहे हैं, देखिए स्क्रीन पे जो बात पता चल रही है सामने हम लोगों के है, 18 से 23 के आसपास का आंकड़ा कह रहा है कि बीजेपी जीतेगी। क्या लग रहा है आपको, इस चुनाव में विपक्ष के लिए कोई स्पेस, कोई स्कोप बचा है? 18 से 23 बता रहे हैं। देखिए आंकड़ों में दिखाई दे रहा है जिस तरीके से अभी जो प्राइमरी तौर पे अवध इलाके के आंकड़े निकल के आ रहे हैं, क्या लग रहा है? हम तो 80% से ऊपर जा रहे हैं। भाजपा की बात कर रही है जी। अच्छा, हाँ। आप क्या मान रहे हैं, एक तरफा रहेगा कि कुछ अब विपक्ष के लिए भी कोई स्पेस है? अगर चुनाव आयोग तो ईमानदारी से कार्य करता है, ठीक है, तो फिर मामला कुछ अलग दिखाई पड़ेगा। अगर चुनाव आयोग में लापरवाही जैसे पिछली बार हुआ है, जैसे अदर चुनाव में हुआ है, वैसा होता है तो फिर भाजपा की तो गंगा बह रही है, उसमें कोई तो संदेह नहीं है। चुनाव आयोग पर ही उंगली उठा रहे हैं, क्या लगता है आपको चुनाव आयोग से? नहीं, चुनाव आयोग क्यों गलत है, ये सब गलत है। जब ये हार रहे हैं तो चुनाव पर आयोग लगा रहे हैं, ये अपनी जो है अपनी क्या शक्ति है, ऐसी क्या शक्ति है कि इतनी मजबूती से खड़े हो जाए? नहीं, देश इस टाइम जो बताइए अवध क्षेत्र में जो है जहाँ रामचंद्र जी का इतना भव्य मंदिर बनने जा रहा है, और इसके बाद भी जो है आप विपक्ष जो मुद्दा उठा रहे थे, गलत बात है। मुद्दा ही नहीं है इन लोग के पास, कुछ भी नहीं मुद्दा नहीं है। अभी तो राम मंदिर बाकी है, अभी तो आएगा जनवरी तक वो पूरा निकल के आएगा। आज के दिन हम जो बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है आज भी कोई मैदान में? आज अगर चुनाव हो जाए तो बीजेपी 80 में 80 सीट भी देगी। इनके पास कोई विपक्ष, कोई मुद्दा नहीं है, ना कोई नेता है। ओनली मोदी होगी, ओनली अगर मान लीजिए मोदी होगी कि आगे बढ़ के सपा, कांग्रेस, बसपा सब साथ आ गए, टिकता नहीं, कोई कहीं टिकता नहीं, जीरो। आंकड़े क्या रहे? ये पब्लिक का मूड है, पब्लिक का मूड आप देख रहे हैं कि ये मोदी के सिवा कोई नहीं है, और बाबा भी हमारे वही का है, बाबा मोदी, हर हर मोदी। बताइए ना हमको, 80 में से मान लीजिए ये लोग सब साथ में लड़ने आ गए, भैया 80 में से 10 सीट अगर लेगा तो लेगा, नहीं तो 80 में 80 हम जीतने वाले हैं। आप बताइए कि ये तो कह रहे हैं अलग बात, आप बताइए ये तो अलग बात कह रहे हैं, क्या लग रहा है कि कुछ भी नहीं बचा? नहीं, 80 में बीजेपी के अलावा कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है बीजेपी के अलावा कि कुछ है, कुछ लग रहा है? नहीं सर, बीजेपी ही जीतेगी। कोई नंबर में आप देख रहे हैं खेल कहाँ पे जा रहा है, नंबर में कुछ बचा है इन लोग के लिए? सारे विरोधी एक तरफ, योगी मोदी एक तरफ। योगी मोदी एक तरफ की बात ये कर रहे हैं, वोट देने जब जाएंगे मुद्दे क्या लेकर जाएंगे लोग? ओपिनियन पोल कह रहा है कि एक तरफा स्थिति बन रही है, लोग भी वही बात कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? मुद्दे तो यही कह रहे हैं कि आज की डेट में कानून व्यवस्था, विकास, कानून, स्वास्थ्य, ये सब अलग कह रहे हैं। आप कह रहे थे शुरू में कुछ जो कानून व्यवस्थाएं हैं उत्तर प्रदेश में, ये अगर मैं मानता हूं कि अतीक अहमद गुंडा है, मुख्तार अंसारी गुंडा है, लेकिन क्या जो योगी के करीबी हैं, क्या वो गुंडे नहीं है? क्या जो आपके मऊ के जो है विजय सिंह, वो करना चाहते हैं? आप कौन से करीबियों की बात करना चाहते हैं? धनंजय सिंह गुंडा नहीं है। अगर अतीक अहमद गुंडा है, नहीं है, हमारी पार्टी में नहीं है। वो सुनिए, वो जातिवादी तो मुद्दों पे पहले फिर से शोर और हल्ला, बाबा ने उनको भी नहीं छोड़ा है। बाबा ये नहीं कह रहे, धनंजय सिंह बहुत साफ पा रहे हैं। बाबा क्या उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे हैं? उनके खिलाफ भी एक्शन ले रहे हैं। ये मत कहिए आप, जो है अपराध करे, जो चाहे जो माफिया होगा सब। क्या लग रहा है बुलडोजर बड़ा मानक हो गया, डिसिप्लिन बाबा से अपने आप में मान्यता रखता है, किसी भी तरीके का कोई भी माफिया यहाँ नहीं टिकेगा। 72 सीटें कम से कम हम लेकर, माफियागिरी सब खत्म, माफियागिरी खत्म। कुछ वोट में आम आदमी भरोसा आया, पहले सड़क जितने काम इस पार्टी ने, बीजेपी ने जो किए हैं, उन कामों में ऐतिहासिक काम है, वो काम कोई क्यों नहीं कर पाया? बताइए क्या जो है, मैं बीजेपी ने क्या कहीं देखा है कि कौन मुसलमान है कौन हिंदू है? जो भी योजनाएं आ रही है दोनों लोगों के लिए आ रही है, कहीं नहीं है ये है क्या है, ये मुसलमान है हिंदू है, दोनों के लिए एक ही जैसा, चाहे उनको आवाज दिया जाए, चाहे महिलाओं के लिए क्या मुद्दे? महिलाएं लग रहा है कि वोट जिस तरीके से ये लोग अग्रेशन दिखा रहे हैं उस तरीके से नहीं, महिलाएं तो सुरक्षित हैं, ये तो सच है। तो महंगाई को लेके भी बहुत विपक्ष घेर रहा है, आपको क्या लग रहा है? सब महंगाई तो है, नहीं महंगाई तो है, महंगाई पे बोल रही है। नहीं, महंगाई है, महंगाई के हिसाब से पैसा, देश के आगे सिलेंडर कुछ नहीं है, सिलेंडर कहीं कुछ नहीं है। पहले देश। जेब पे जो सिलेंडर की कीमत का असर पड़ेगा वो कोई असर नहीं करेगा। सिलेंडर इतना सस्ता कभी नहीं हुआ जितना सस्ता बिक रहा है। इनसे पूछिए पहले क्या भाव था, चुनाव से पहले का भाव ठीक है, लेकिन अब पहले क्या था, 2-2, 3-3 दिन हम लोगों को सिलेंडर लेने में लाइन लगाना पड़ता था। आज मेरे घर ग्रीन गैस चल रही है, ये भी तो देखिए, सुविधा तो देखिए आप कि हमारे घरों के जो है पूरा महंगाई के हिसाब से। नहीं पहले क्या था भैया, महंगाई को लेके कह रहे हैं आप, क्या लग रहा है ये भीड़ में भी? मैं कानून व्यवस्था बुलडोजर दिखा रहा हूँ। कानपुर में ये देखिए बाबा का बुलडोजर चला है, मेरे पास फोटो है।
बाबा के पास बाबा का बुलडोजर चला है। जो अपराध करेगा वो मिट्टी मिला दिया जाएगा। ये मुद्दे जो कई सारे उठ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि ये पूरा जो विषयों को लेकर अलग अलग उठा रही है जमीन पे असर करेंगे कि बहुत असर करेगा, बहुत असर करेगा। कानून योगी मोदी के नाम पर चल रहा है, कोई हमारे यहाँ अपराध नहीं हो रहा। युवाओं के मुद्दे, आप लोग आगे आइए भाई, बताइए युवाओं के मुद्दों को लेकर क्या, युवाओं के मुद्दे को लग रहा है एक तरफा रहेगा? नो सर, युवाओं को कुछ है सुनवाई सरकार में, क्या लग रहा है? क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? जब जाइएगा तो क्या कुछ जातिवाद खत्म हुआ है, उसके बाद में हम लोगों को कोई कहता है नौकरी नहीं मिल रही है। बात को लेकर मेला लगा था बगल में चिन्हट वार्ड में, रोजगार मेला लगा था, निषादगंज में लगा था। जो काबिल है उनको रोजगार मिल रहा है, जो अपना चरणबद्ध तरीके से। पिछली सरकारों में चर्चा होती थी जैसे कि नौकरियां पैसा लेके दिया रही है, इसका ऐसा नहीं, इस बार ऐसा कुछ नहीं है। इस बार निष्पक्ष तरीके से जो है नौकरियां 35,000। अजय, दिल तो नहीं कर रहा है कि आपकी बातों को और जनता वहां पर, ये देखिए यही तो लखनऊ की यही तो खासियत है, वहां पर सब बात कर रहे हैं और दिल खोलकर बात कर रहे हैं। कोई ये कह रहा है हम जीतेंगे, कोई कह रहा है हम जीतेंगे। अरे भाई, आपको नहीं जीतना है, आपको जिताना है प्रभु। आपको पार्टी, आप पार्टी नहीं है, आपको पार्टियों को वोट देना है। लेकिन यहाँ जो हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं विनोद जी, अब तक के जो आंकड़े, अभी तो पूर्वांचल बचता है, लेकिन अवध में राम आए हैं, रामनवमी पर झांकी भी दिख जाने वाली है, ये 2024 में एक बड़ा मुद्दा रहेगा? नहीं, निश्चित। मतलब बनारस को क्यों उन्होंने पूर्व अवध में शामिल किया, ये मुझे समझ में नहीं आया। बनारस तो पूर्वांचल का हिस्सा है, लेकिन आपके सर्वे में अवध में शामिल किया गया। खैर, तो जहाँ तक 2024 में देखिए, राम मंदिर तो भाई लगातार भारतीय जनता पार्टी को राम मंदिर का मुद्दा जो है उसके लिए हमेशा रहा है। और जब जैसा कि भी आप लखनऊ के तमाम सारे जो दर्शक थे वो भी कह रहे थे कि 2024 में राम मंदिर आएगा, राम मंदिर आएगा, तो राम मंदिर का मुद्दा तो रहेगा ही। भावनात्मक रूप से राम मंदिर को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरा प्रचार करेगी। लेकिन एक चीज नहीं समझ में आई, राम मंदिर बीजेपी ने बनवाया, कोर्ट ने बनवाया? नंबर एक, अगर राम मंदिर बीजेपी ने बनवाया तो फिर ये राहुल गांधी वाला मामला भी बीजेपी ने करवाया क्या? दोनों मामले कोर्ट से ही हुए ना। तो ये इसलिए कि कड़ू कड़ू थू और मीठा मीठा गप ये नहीं चलेगा। जवाब दीजिए। बिल्कुल, 2 लाइनों में उत्तर दे देती हूँ विनोद जी का। विनोद जी, आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ये वर्डिक्ट आया, कि कोर्ट का वर्डिक्ट आया, जिसकी वजह से भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, रामलला मंदिर का। तो मैं आपको कहना चाहूंगी, एक राजनीतिक दल बता दीजिए जिसके नेता, जिनके ऊपर मुकदमे चले हों, गिरफ्तारी के वारंट जारी हों, भारतीय जनता पार्टी के अलावा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नाम इन्वॉल्व किया गया, उन्हें जेल भेजने की पूरी तैयारी की गई, बड़े से बड़े नेता के। हमारी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो कारसेवकों के रूप में वहां पर गए, उनके ऊपर गोलियां चली। किसी और राजनीतिक दल में चली, कार्यकर्ता मरे नहीं मरे। किसी के मैनिफेस्टो में ये लिखा गया कि भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए, हमने ठोक के लिखा कि भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। तो ये बताइए, जो हमने लड़ाई लड़ी है, छोड़ दीजिए भारतीय जनता पार्टी, छोड़ दीजिए राजनीति, जो लड़ाई हमने लड़ी अनिला सिंह एक सनातनी ने, तो क्या हम ये भी नहीं कह सकते कि हाँ, अनिला सिंह या अनिला सिंह के परिवार वालों ने जो छोटी मोटी आहुति दे सकते थे रामलला मंदिर के निर्माण होने में, हमने दी है? इसमें भी आपत्ति हो रही है? एक लाइन का मैं थोड़ा सा जवाब तो नहीं, एक संशोधन अपनी तरफ से। बिल्कुल सही है, भारतीय जनता पार्टी ने 1988 से इस मुद्दे को एक राजनीति अपनी पार्टी के घोषणा पत्र में लिया, अपनी पार्टी के कार्यक्रम में लिया, और अडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली और राम मंदिर के स्थापना को लेकर के, निर्माण को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन किया। निश्चित उसमें कोई कहीं, ये तो सब पब्लिक डोमेन में है और उसका श्रेय उसको मिलना चाहिए। लेकिन जब राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ था तो उस वक्त की तत्कालीन सरकार, उस वक्त केंद्र में राजीव गांधी की सरकार थी, और उसके बाद वीपी सिंह की सरकार आई, और उसके बाद सभी दलों का कहना था कि राम मंदिर का निर्माण या तो आपसी सहमति से हो, या अदालत के फैसले से हो, या पार्लियामेंट का कानून बना के हो। कैसे हुआ? तब कहा जाता था अभी तो आज दो राम मंदिर तुरंत हो। तो राम मंदिर अल्टीमेटली मिला तो उसी 3 फार्मूले में से, एक फार्मूले से, अदालत के फैसले से। तो मैं खाली ये कह रहा हूं कि ये राम मंदिर के लिए माहौल बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, उसको पर्याप्त राजनीतिक लाभ भी मिला। उत्तर प्रदेश की नहीं, देश की जनता ने मैं इसी पॉइंट से आगे ले जा रही हूँ कि पर्याप्त राजनीतिक लाभ भी मिला। क्या अब और लाभ मिल सकता है 2024 में? मैं आ रही हूँ राजकुमार भाटी जी, आपसे शुरुआत करती हूँ, फिर आपको मौका दूंगी सतीश जी। मैं 30 सेकंड, हाँ 30 सेकंड राजकुमार भाटी। देखिए, अगर लोगों को बहकाने में कामयाब हो गए, असली मुद्दों से ध्यान हटा के भावनात्मक मुद्दों पर चुनाव को केंद्रित करने में कामयाब हो गए, जैसा कि अभी आपके चैनल पे ही कह रहे थे एक सज्जन कि सिलेंडर इतना सस्ता कभी नहीं मिला जितना आज मिल रहा है। हाँ। अगर
वो तो ताना आप वाले थे, वो तो अगर लोगों को इस तरह घूम, देश तरक्की कर रहा, देश का दुनिया में नाम हो रहा है, बहुत तरक्की कर रहे हैं, हम आगे जा रहे हैं, विश्व गुरु बन रहे हैं, हाँ। तो और असली जो मुद्दे हैं कि लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, गैस कितनी महंगी हो गई है, पेट्रोल कितना महंगा हो गया, जो मोदी जी ने मुद्दे उठाए थे, रुपए की कीमत लगातार गिर रही है, भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है, जो चंदे में पारदर्शिता लेके आने की बात कर रहे थे, राजनीतिक भ्रष्टाचार खत्म करूंगा, उसमें ऐसा कानून बना दिया गया है। उस लिहाज से समाजवादी पार्टी को दोबारा 80 में से इतनी सीटें ले आनी चाहिए कि बीजेपी कोने में धकेल दी जानी चाहिए। वो क्यों नहीं हो रहा है? यूपी के 3 रीजन के आंकड़े अब तक आप देख चुके हैं। अब फाइनल पिक्चर यानी बिग पिक्चर की बारी है। तीनों रीजन में बीजेपी बहुत आगे चल रही है, चाहे वो अवध हो, चाहे वो वेस्टर्न यूपी हो या फिर बुंदेलखंड। अब पूर्वांचल की पिक्चर क्या कहती है और उसके बाद खुल जाएगा बिग पिक्चर का पिटारा। शिरीन, बिल्कुल सही आप कह रही हैं। बड़ी पिक्चर से पहले अब ये आखिरी रीजन और बहुत महत्वपूर्ण यानी कि पूर्वांचल रीजन की बात कर लेते हैं। मेरे पीछे आप ये पूर्वांचल की पहचान गोरक्षनाथ मंदिर देख रहे हैं और दिखाते हैं आपको कि आखिर आंकड़े क्या कहते हैं पूर्वांचल के। लोकसभा में किसे कितनी सीट, यहाँ पर 26 सीटों का सवाल है। यहाँ पर पूर्वांचल की 64% बीजेपी प्लस के खाते में जाते हुए वोट शेयर दिखाई दे रहे हैं। एसपी प्लस के खाते में 15% वोट, बीएसपी की बात करें तो 16% और कांग्रेस के खाते में 3% जाता दिखाई दे रहा है और अन्य के खाते में 2%। सबसे ज्यादा बड़ा नंबर शेयर के हिसाब से, प्रतिशत के हिसाब से यानी 64% वो बीजेपी प्लस के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पूर्वांचल रीजन की 26 सीटों की यह तस्वीर है वोट के लिहाज से, यानी कि वोटों का आंकड़ा क्या कह रहा है इस सर्वे में। आखिर यहां पर बीजेपी प्लस को 64% के साथ सबसे बड़ा नंबर दिखाई दे रहा है लोकसभा चुनावों के दौरान। तो ये तो हमने वोट की बात कर ली। अब आगे बढ़ते हुए आपको दिखा देते हैं कि आखिर किसे कितनी सीटें मिलने जा रही हैं, आखिर क्या कहती है जनता ने, क्या तय कर रखा है और उन्हीं के मूड को खंगालकर हमने ये आंकड़े तैयार किए हैं। सीटें आपके सामने देखिए, 18 से 23 सीटें बीजेपी प्लस को जाती दिख रही हैं। 1 से 3 सीट का आंकड़ा एसपी प्लस के खाते में है। बीएसपी के लिए 0 से 1 सीट यहां पर, और इसी के साथ कांग्रेस का खाता इस रीजन में भी खुलता दिखाई दे नहीं रहा है। फिलहाल ये तस्वीर है पूर्वांचल रीजन की। रोबिका, ओवर टू यू। अवध, बुंदेलखंड, पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आंकड़े बताने के लिए शिरीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब जरा बिग पिक्चर यानी बड़ी तस्वीर क्या बताती है वो आपके सामने रखने का वक्त आ गया है। यानी आज की तारीख में अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव होते हैं तो क्या कहता है जनता का मूड, क्या कहता है जनता का मिजाज, ये आपके सामने। लोकसभा में किसे कितनी सीटें मिलेंगी 80 में से? बीजेपी को 63%, समाजवादी पार्टी को 19%, बहुजन समाज पार्टी को 11%, कांग्रेस के खाते में महज 4% और बाकियों के खाते में कुछ ज्यादा नहीं 3% वोट आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर इनको कन्वर्ट कर दिया जाए लोकसभा में, फिर किसे मिलेगी कितनी सीटें? उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा सूबा, मैं पॉलिटिकल लिहाज से कह रही हूं, 80 सीटें, और उन 80 सीटों में से किस पार्टी को कितना मिलता है ये देख लीजिए। बीजेपी प्लस 67 से लेकर 73 सीटें मिलेगी अगर आज की तारीख में चुनाव होते हैं उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी को 3 में से 6 सीटें, बहुजन समाज पार्टी को 0 से 4 सीटें, कांग्रेस के खाते में 1 से 2 सीट आ सकती है और अदर्स को कुछ नहीं मिलेगा। तो ये इस वक्त की बड़ी तस्वीर है। 67 से 73 सीटें, ये इस वक्त का आंकड़ा बता रहा है कि बीजेपी गदगद अगर आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में चुनाव होते हैं। लखनऊ का रुख करते हैं, मेरे सहयोगी वहां लखनऊ में मौजूद है अजय। अजय, ये बड़ी तस्वीर, ये आंकड़े, इन आंकड़ों को देखकर जरा जनता से पूछिए देश का मूड क्या यही जो इस वक्त मेट्रॉइस का सर्वे बता रहा है? बिल्कुल, आंकड़ों की हम बात कर रहे थे और यहाँ लगातार स्क्रीन पर देखा भी जा रहा था, लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए भैया, सीधे सीधे कह रहे 67 सीट बीजेपी को और सपा को 4 से 5 सीट, क्या लग रहा है क्या होगा? सपा 50 प्लस रहेगी, बीजेपी का अलग ही 20 रहेगी। ये तो अलग गणित बता रहे हैं। अरे ये तो एकदम मुद्दा एकदम भटका दे रहा है। ये पूछिए, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ भाजपा के सिर्फ कुछ नहीं है, भाजपा के सिवा यहाँ कोई नहीं। 80 है, 80 में 80 मान लीजिए। भाजपा ऐसा क्या की है कि जिसे 60 प्लस हो जाएगा? 67 500 साल वाला मुद्दा जो है राम, सुनिए भैया, राम मंदिर 4.5 सिलेंडर को लेके कुछ कह रहे थे, बात क्लियर नहीं हो पाई। आप बोले इतना सस्ता सिलेंडर तो कभी था ही नहीं, क्या बताइए?
अरे ये 2014 से पहले जो सिलेंडर था 340 रुपए में जो मिलता था, सब्सिडी आती थी, आधी वापस आ जाती थी। अभी तो सब्सिडी 35 रुपए आ रही, 35 रुपए किलो तो आटा नहीं है। तो ये कह रहे हैं आपकी जो महंगाई है बढ़ी है, जेब पर आपके भाजन पड़ रहा है। हाँ, महंगाई तो बढ़ी है सिलेंडर पे, इसमें क्या तो है। ये मुद्दा महंगाई का असर चुनाव पे करेगा। यहाँ तो आंकड़े जो बात कह रहे हैं वो करिए, किंतु विकास भी तो हो रहा है। आप विकास पे फोकस करिए, विकास पे फोकस करिए। मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, इतने नेशनल हाईवे बन रहा है, अब क्या मेडिकल कॉलेज? हर जिले में 80 जिले मेडिकल कॉलेज बना है भैया। नौकरी 2 करोड़ नौकरियां का कहाँ गई? मेडिकल कॉलेज मुद्दा है। हर साल था 2 करोड़ की नौकरियां की, वो नौकरियां कहाँ गई? 2014 के पहले 350 में गैस सिलेंडर था, आज का दाम 1150 है। नौकरियों के बारे में नौकरी को लेकर घेर रहे हैं। 69,000 शिक्षक में जो पिछड़ा वर्ग ने कहा, आप बताइए नौकरियों को लेकर जो ये बात कर रहे हैं, नौकरी में कहाँ रह जाएगा? भाजपा गली गली रोजगार मेला लगा रही है और उसके माध्यम से रोजगार दिया। मुद्रा भाई गमछा लिए हुए आप अंकल, आगे आइए, आप बताइए ये लोग बात जो कर रहे हैं 67 के ऊपर आंकड़ा क्या लग रहा है? देखिए ऐसा है, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि सिलेंडर इतना महंगा हो गया है। हाँ अंकल जी सही कह रहे हैं। हाँ, सिलेंडर कहाँ 450 का आता था। भाजपा में सब कुछ सही है, भाजपा जो कर रही है सब बहुत बढ़िया कर रही है, लेकिन हम लोगों के लिए सिलेंडर सबसे बड़ा महंगा है 1250 रुपए को। उस टाइम सिलेंडर 2 दिन नहीं मिलता था, आज तुरंत मिल रहा है, आपके दरवाजे पर आ रहा है। ये भी तो देखिए आप। मुद्दों को लेके महंगाई बड़ा, आप चलिए बार बार एक बात कह रहे हैं, महंगाई मुद्दा रहेगा ना, काम करना चाहिए। महंगाई मुद्दा कुछ नहीं है, जिस हिसाब से महंगाई उस हिसाब से जो बटे, यहाँ तनख्वाह भी सबके बढ़े हैं। डिलीवर किया है सरकार ने, युवा आगे आइए बताइए, सरकार ने जो वादे किए डिलीवर किए, असर रहेगा उसका जोरदार। सरकार ने जो भी वादे किए, जो भी योजनाएं लाई, सबका साथ सबका विकास देखते हुए सभी वर्ग को वो योजनाएं दी हैं। और भारत में अभी वर्तमान में भारत के भाजपा के सिवा और कोई नहीं है। लग रहा है आपको जो बातें कह रहे हैं जमीन जेब पे असर रहेगा नंबर? ये जो राम की नैया पे जो सवार है लोग, गरीबों की बददुआएं उसमें भर गई है और ये नैया डूबेगी। ये नैया 2024 में राम मंदिर मुद्दा मेन मुद्दा है। हमने डेट भी बता दे, मंदिर भी बना रहे हैं। अब क्या चाहिए आपको? मंदिर भी तो बना रहे हैं। अभी तो मंदिर जब बनेगा उस टाइम पे और माहौल बनेगा। आज के दिन फिर भी 24 में 80 जब सीट जीतेंगे उस दिन उद्घाटन भी उसका करेंगे। 2024 में बन जाएगा, बन जाएगा। सबसे बड़ा मुद्दा उस समय देश में आपके हिसाब से? सबसे बड़ा मुद्दा वही नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो भी हो रहा है सब सही हो रहा है अभी तो। मुद्दा हमारा था राम मंदिर मुद्दा, वो हल हो गया। जो भी है, जो भी इस समय चल रहा है, ये व्यवस्था इतनी अच्छी चल रही है कि आज आप रात में कहीं टहलिए, पुलिस की गश्त रहती है, इतना अच्छा सुरक्षित, और ये पैसे से कोई मतलब नहीं, इसका सुरक्षित रहना बहुत कानून व्यवस्था को लेकर जो बात करें, आप आगे आइए बताइए पहले। कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, कानून व्यवस्था में क्या कानून व्यवस्था सुधरी है? माफिया गर्त में चले गए हैं, माफिया डर रहे हैं, जेल से निकलने में डर रहे हैं। वो बराबर जो कह रहे हैं कि यही है लाइट की कटौती बहुत बढ़िया चल रही है। विपक्ष 64 कानून व्यवस्था। आप बताइए, अगर कानून व्यवस्था अगर सुधरी है तो रोज यहाँ न्यूज में क्यों दिखाया जा रहा है कि यहाँ क्राइम हो गया, वहाँ क्राइम हो गया? कम हुआ है, पहले से ज्यादा कम हुआ है। माफिया इस समय पनाह मांग रहे हैं कि किसी तरीके से हमें बचा लिया जाए। भाग रहे हैं, प्रदेश छोड़ के भाग रहे हैं जी, बाबा के डर के मारा छिप रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये लखनऊ का मिजाज हम तक पहुंचाने के लिए ये देश का मूड है। दोनों तरफ की आवाजें आप सुन रहे हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि महंगाई की मार है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि कानून व्यवस्था की बहार है। अब यहाँ पर जो मेहमान हैं उनसे अब ये आखिरी राउंड का डिस्कशन है और इसीलिए शुरुआत मैं मनोज जी आपसे करना चाहती हूँ, इसलिए क्योंकि मेट्राइज जो है यहाँ पर 1 से 2 सीटें कांग्रेस को देता हुआ नजर आ रहा है इस सर्वे में, यानी रायबरेली जो सोनिया गांधी की सीट है वो सीट है। लेकिन यदि वहाँ वो नहीं खड़ी होती है, कांग्रेस से कोई और खड़ा होता है, तो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह रहेगा कि वो सीटें कांग्रेस के पास आ रही कि नहीं आ रही है। लेकिन वर्तमान में जो हम सर्वे करते हैं, तो जो व्यक्ति वहां से चुन कर आया है, हम उसी के आधार पर वहां पे ओपिनियन लेते हैं पब्लिक का। उस हिसाब से अभी आज के डेट में कांग्रेस को ज्यादा सीटें जा रही है। दूसरी बात बता दूं कि रीजन वाइज हमने दिया है 1 से 3, 0 से 3। तो 0 का मतलब होता है कि मैं उनको 3 सीट नहीं 0 भी सीट दे रहा हूं। जैसे सुरेंद्र जी ने उस पे कहा था कि इतनी परसेंटेज वोटें आ रही हैं तो कैसे सीटें आ रही हैं। मैं 0 से 3 कहता हूं कि ये 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और 1 भी हो सकता है, और 3 भी हो सकता है।
तो ये आंकड़े जब लास्ट में राजकुमार आपने भाटी जी ने समझाई दिया था कि आजकल 10+10- लेकर चलते हैं जितने भी सर्वे होते हैं। नहीं, अब तो अपने हाँ, आपने वो 10+10- से समझ गए हुए थे ना? हैं हाँ। चुनाव में देखें, हम उसको बहुत बारीकी से आकलन करते हैं। हाँ। जो सर्वे दिखाते हैं कि ये कितने 56% दिखा रहे हैं ना बीजेपी को, हाँ। तो आप ये मान के चलो कि 46 है सही आंकड़ा। दूसरी बात बता दें लुक्का जी, अच्छा, ये मान के चलो। क्योंकि आपने देखिए, आपके रिपोर्टर कहाँ बात कर रहे हैं, लखनऊ में खड़े होकर, गाजियाबाद में, महानगरों में आपको बीजेपी के समर्थक ज्यादा नहीं लगेंगे। और एक जो युवा ने कहा, अभी सबको मौका दूंगी, लेकिन पहले मनोज जी अपनी वो 2-3 बातें थी। जैसे इन्होंने कहा कि क्या, सुरेंद्र जी ने कहा कि क्या आपने बेरोजगारों से पूछा कि बेरोजगारी बढ़ी कि नहीं। 2018 की बात, 16 की बात कर रहे हैं, उस समय सरकार के आंकड़े थे कि 18% बेरोजगारी है। अभी कल एक आरबीआई का है जिसमें लगा हुआ उनके साइड पे कि वहां पे 4% से लेके 6% उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी कम हुई है। हाँ। तो ये आंकड़े को आज उन्होंने, वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी अपने भाषणों में लाया है कि ये हमारे आंकड़े आ रहे हैं। दूसरी बात बता दूं, 2014, 2017 और 2022 ये सारे चुनाव में बीजेपी ने अपने नए वोटरों को जोड़ा है, और यही कारण है कि आज 2022 में आप देखेंगी तो योगी आदित्यनाथ इतने नहीं, तो आपका सर्वे क्या बता रहा है? वो नए वोटर कौन है? नए वोटर वो हैं जो आज के डेट में पढ़े लिखे लोग हैं, समाज में हैं, और उनके साथ जो ओबीसी वोटर है, हाँ। जिनको पहले समाजवादी पार्टी। पर आपका सर्वे तो ये बता रहा है सर, ओबीसी जो है वो मायावती के साथ अभी भी टिका हुआ है। नहीं, वो एससी है। नहीं, उसमें कम हुआ है। आप पहले की अपेक्षा, आप हर आंकड़े को एकदम पूरी तरह से नहीं जाती, एक समीकरण हट जाता है। हाँ। फॉरवर्ड छोटी सी बात, ठीक है सतीश जी, नहीं देखिए 30 सेकंड नहीं, देखिए पिछले 6 महीने में उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत सारा चेंज आया। उन फैक्टर को आपको डालना चाहिए। जातीय जनगणना की मांग तमाम दल, तमाम पिछड़ा वर्ग के लोग, वो वोटर जो बीजेपी को वोट दे रहा, वो भी ये चाहता है, बीजेपी से उम्मीद करता है कि जातीय जनगणना कहीं ना कहीं हो, या जातीय जनगणना के आंकड़े हो। पिछला जो हालात पैदा हुए 6 महीने में, चाहे वो रामचरितमानस को लेकर के हो, सवाल आए हैं। और एक बात मैं आपको कहूंगा कि अगर राम मंदिर का मुद्दा अगर बीजेपी को लाभ दे सकता है, तो आपको यह भी मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर आज मंडल और कमंडल आमने सामने हैं। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये भी सच है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की रथ यात्रा, सुनिए कहीं ना कहीं, सुनिए अडवाणी जी की, अडवाणी जी की रथ यात्रा अगर राम मंदिर की तरफ गई थी, किसके विरोध में गई थी? कहीं ना कहीं आपका मंडल कमीशन के विरोध में। मैं समझ गई आपकी बात, मंडल वर्सेस कमंडल वाला मामला। एक छोटी सी बात, मंडल वर्सेस कमंडल। सर, मेरे बाकी और मेहमान है, आप समझिए, मैं समझ गई। उत्तर प्रदेश में मंडल वर्सेस कमंडल, अब इसका जवाब कैसे दिया जाएगा? मुझे यहाँ पर मौजूद मेरे बाकी तमाम जो प्रवक्ता हैं अलग अलग पार्टियों के, वो बताया। उससे पहले ये विधानसभा का आपके सामने आंकड़ा रख देना चाहती हूँ। 403 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की। वोट परसेंटेज देखिए, बीजेपी को 49%, समाजवादी पार्टी को 35%, बहुजन समाज पार्टी को 11%, कांग्रेस के खाते में महज 1%, अदर्स के खाते में 4% के आसपास ये वोट परसेंटेज जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मेट्राइज और एबीपी न्यूज का ये सर्वे बता रहा है कि आज अगर चुनाव होते हैं तो बीजेपी को 49% वोट मिलेंगे उत्तर प्रदेश की जनता के। 403 सीटों में से बीजेपी कितने सीटें लाएगी, अब ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि वक्त अब उस आंकड़े का भी आ गया है। 298 से 308 सीटें बीजेपी को आ सकती है। समाजवादी पार्टी को 98 से 108 सीटें मिल सकती है। बहुजन समाज पार्टी को 5, कांग्रेस को 1 से 2 और अदर्स के अन्य के खाते में 1 से 3 सीट आ सकती है। सुरेंद्र राजपूत जी, यहाँ पर कांग्रेस अभी भी मुश्किल में है। बड़ा अच्छा सर्वे है महाराज जी का। दूसरी बात यह है कि चुनाव होने वाला है कर्नाटक में, और सर्वे दिखाया जा रहा है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश से माहौल, क्योंकि राष्ट्रीय चैनल है, बड़े अच्छे करोड़ों दर्शक हैं, रूबिका जी के तो वैसे भी फैन फॉलोइंग कर्नाटक में भी बहुत, तो ये कर्नाटक को यहाँ से एड्रेस करने की जो आप कोशिश कर रहे हैं सब लोग मिल करके, वो जो भाई साहब थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक काम कर दिया, इन्होंने कहा 63% वोट भाजपा को मिलेंगे और सीट मिलेंगी 67।
भाई 63% में रामकृपाल जी 67 सीट कैसे मिलेगी? 80 मिलनी चाहिए। एक मिनट, अब आपका हो गया, आपका हो गया ना, आपका हो गया। लेकिन आप जानते हैं अभी सुनिए गलत नहीं ना, वो फैक्चुअली गलत है। सुनिए, फैक्चुअली गलत है, आपका जो आंकड़ा है ना वो गलत है। वो पन्ना कहाँ गया आपका जिसमें लिख रहे थे? हम तो बाकायदा, तो वो पन्ने को वापस, अरे आपने लिखा है 63%, आपने लिखा है पूरे उत्तर प्रदेश में 63% वोट मिल रहा है भाजपा को, और दूसरा कर्नाटक को यहां से एड्रेस किया जा रहा है। और ये जो जितनी आप लोग अपने आंकड़ों की बाजीगरी करते हैं कि 63% वोट दे रहे हैं सारे रीजन में एवरेज भाजपा को, एवरेज। सुरेंद्र जी सुनिए, अरे सुनिए मनोज जी, रुकिए 56% पहले रीजन में, दूसरे रीजन में 58%, तीसरे रीजन में 63 और चौथे में 64। इसका एवरेज निकालिए, आता है 63। आप मेरी बात क्या आप लोग बात करते हैं? राजपूत जी मेरी बात सुनिए, मैं कह रही हूँ, अरे सुनिए सुरेंद्र जी मेरी बात तो सुन लीजिए। अब मुझे वो शेरो शायरी नहीं आती, वरना मैं उस अंदाज में भी आपको सुना देती। मैं बस ये कह रही हूँ कि इन आंकड़ों से मान लीजिए आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं, लेकिन कहीं तो आकर रुकते कि आप कह रहे हैं कर्नाटक को हम एड्रेस करने की कोशिश बिल्कुल कर रहे हैं। मेरा आरोप है आप पर कि आप कर्नाटक में चूंकि भारतीय जनता पार्टी की डब्बा बोल है, इसलिए आप लोग ये सब आंकड़े कर रहे हैं। आज सुरेश जी आप मेरी बात सुनिए ना, अभी आपने कहा आज मैं लड़ूंगा नहीं, मुस्कुरा कर बात करूंगा। मैं भी अपनी बत्ती सी दिखा रही हूँ, मैं भी मुस्कुरा कर बात कर रही हूँ, और आप मान नहीं रहे। मैं कह, हाँ मुस्कुराइए कि आप लखनऊ से हैं। हाँ मैं तो लखनऊ हाँ, तो फिर मुस्कुराइए। अब मेरी बात सुनिए, आज 1 साल उत्तर प्रदेश की सरकार का पूरा हुआ है, ठीक है सर, इसीलिए हम आज ये सर्वे दिखा रहे हैं 1 साल पूरा होने के मौके पर। कर्नाटक का इससे कोई वास्ता नहीं है। अगर आप चाहते हैं कर्नाटक का, तो मैं आज फिक्स कर देती हूँ, आप कर्नाटक वाले सर्वे में आ जाइएगा। हम आपको अपने शेर से ही आप खत्म कर देते हैं। कहते हैं ना, दामन पे कोई छींटा ना खंजर पे कोई दाब, तुम कत्ल करो हो के करामात करो। ये आपके लिए भी है, चैनल के लिए भी है कि आप कत्ल भी करते हो कि करामात करते हो, मैं पता ही नहीं चलता, खून निकलता ही नहीं। अब सुनिए ना, मैं इसको एकदम सेम टू यू कर देती हूँ आपके लिए और राहुल जी के लिए, सेम टू सेम ये मैं रखना चाहती हूँ। लेकिन अब 30 सेकेंड्स अनिला जी। देखिए, ना तो शेरो शायरी ज़्यादा आती है, थोड़ी बहुत ज़रूर आती है, पर ज़्यादा नहीं आती है, क्योंकि काम करने वाले लोग हैं ना, हम मेहनत कश लोग हैं, तो समय नहीं मिल पाता है कि शायरी पढ़ें और ये सब काम करें। क्योंकि मैं एक चीज जान, हाँ फालतू के लोगों का काम है, जिनके पास कोई काम नहीं है। हाँ नहीं, और नहीं अनिला जी कैसी बातें कर रही हैं आप? शेरो शायरी अपने आप में सबसे खूबसूरत चीज है। खाता ना वही जो भाजपा कहे वो सही करेंगे तो शायरी बहुत अच्छी चीज। अच्छा, आप शेरो शायरी पे कहा, हम तो आंकड़ों पर बात कर रहे हैं ना। नहीं, मैं तो खुद कह रही हूँ कि थोड़ी बहुत कर लेती हूँ, ज्यादा नहीं कर पाती हूँ। परंतु ऐसा राजनीतिक दल जो बेहद कंफ्यूज्ड है, आज जो सर्वे आया है वो केंद्र में सरकार किसकी बन सकती है, उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आ सकती हैं, ये सारी चर्चा हो रही है। राज्य के चुनावों की तो चर्चा नहीं हो रही। कर्नाटक कहां से लेकर आ गए हैं? राज्य का चुनाव भी दिखा दिया कि अगर आज उत्तर प्रदेश में चुनाव होता है 305 सीटें भाजपा की। अरे सुरेंद्र राजपूत जी, शुरुआत राहुल गांधी से की है हमने। अब तो मान लीजिए शुरुआत, अरे हम बीच में भी राहुल गांधी को ले आते हैं, अंत भी है जो। अरे आप सुनिए, ट्रैकर है एबीपी न्यूज का, ट्रैकर है। अब आप घूम फिर के वहीं पर आ रहे हैं ना, इसीलिए हम लोग एक ट्रैकर शुरू करते हैं साल की शुरुआत से लेकर अंत तक, जब तक चुनाव नहीं हो जाते, अलग अलग राज्यों को लेकर आएंगे। अनिला जी देखिए, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता साहब, हौसले से उड़ान होती है ना। तो हौसले बहुत बुलंद है भारतीय जनता पार्टी के, और ये हौसले कहां से आते हैं? जनता का जो विश्वास है, और विश्वास कैसे आता है? जो हम काम करते हैं, कार्य के आधार पर जनता के विश्वास से ये सर्वे उन्होंने किया है। क्यों इनके ऊपर आप इतना गुस्सा कर रहे हैं साहब? आप पिछले 2019 के चुनावों का, पूरे भारतवर्ष का भी आप देख लीजिए। अनिला जी, ये तो आप बहुत अभी मुस्कुरा कर कह रही हैं की बुलंदियों से उतर कर आना, हमें कुछ जमीन के मसाइल पर बात करनी है। आप आइए ना, निकल करके आइए, महंगाई पर बात कीजिए, आइए बेरोजगारी पर बात कीजिए, आइए चाइना पर बात कीजिए। ओके करिए ना। राजकुमार बाटी जी 30 सेकंड सर। मुझे उत्तर प्रदेश के हालात पर टिप्पणी भी करनी है, और मुझे आपकी फरमाइश भी पूरी करनी है। आपने कहा शेरो शायरी, हाँ तो मैं शेरों में ही उत्तर प्रदेश के हालात बता देता हूँ। आज उत्तर प्रदेश के हालात हैं योगी जी के शासन में, कि कैसे कैसे तलवे अब सहलाने पड़ते हैं, कदम कदम पर 100 बाप बनाने पड़ते हैं। और क्या कहना है, दिन बहुरे हैं जब से घूरों के, घूरे भी अब सिर माथे बैठाने पड़ते हैं। और इस बस्ती में, उत्तर प्रदेश में, इस बस्ती में जीने के दस्तूर निराले हैं, कुर्सी कुर्सी पान फूल पहुंचाने पड़ते हैं।
और काम नहीं होता है केवल अर्जी देने से। कुर्सी कुर्सी पान फूल पहुंचाने पड़ते हैं और इस बस्ती में जीने के दस्तूर निराले हैं, रोने गाने चिल्लाने घिघियाने पड़ते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। राम कृपाल जी 30 सेकंड। आप मुझसे कोई सवाल कर रही हैं या ऐसा ही नहीं, कर मैं रही ये ओवरऑल पिक्चर के बारे में आपसे बात कर रही हूँ। देखिए, कंक्लूडिंग रिमार्क है सर। मुझे कहा जा रहा है कि शो खत्म हो, लेकिन 30 सेकंड में आप लोगों को देना चाह रही हैं। जैसा कि सारे लोग कह रहे हैं कि हमारे कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के, लेकिन जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि इतना असंतुष्ट होने के बावजूद गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक 2014 से जो हवा चली है, हवा तो वही चल रही है। वही चल रही है, हवा वही चल रही है। विनोद जी देखिए, जो इस तरह के सर्वे होते हैं जो चुनाव से 1 साल पहले, 1.25 साल पहले, उनमें एक बड़ा गुंजाइश ही रहती है कि अभी आपने आंकड़े दिखा दिए, साल भर बाद नतीजे मान लीजिए यही आ गए तो जय जयकार, फर्क आ गए तो सब परिस्थितियां बदल गई। तो ये गुंजाइश रहती है सर्वेक्षण करने वालों के सामने। तो इसलिए सर्वे पर मैं कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन सर्वे का तरीका होता है, क्या सवाल पूछे गए, कैसे पूछे गए, किन वर्गों से अभी तो बस शुरुआत हुई ना सर, अभी तो आगे आगे ये पूरा का पूरा मसला और बढ़ने वाला है। पर विनोद जी, मेरे पास चूंकि वक्त की बहुत, इतना मौका आपने सबको शायरी सुनाने के लिए, मैं 1-2 लाइन मैं भी शेर में बात कर रहा हूं। अच्छा सर, हम मेहनत करने वाले जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं, एक गांव नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। तो जो मेहनत करेगा, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा बसपा, जो मेहनत करेगा उसी को उसका हिस्सा मिलेगा। और मेहनत यहाँ पर देखिए एबीपी न्यूज और मेट्राइज ने भी की है, सर्वे किया है, लोगों से सवाल पूछे हैं जाकर, और उसके बाद ये तस्वीर निकाली है। आपको ना पसंद आए क्योंकि वो आपके फेवर का नहीं है तब भी मुबारक, और पसंद आ जाए तब भी मुबारक। देश की जनता और देश का मूड आपके सामने था।